ओवरव्यू दे देती हूँ कि मैंने आप लोगों के लिए टाइम टेबल किस अकॉर्डिंग बनाया है। तो कल जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि आप अपने टाइम टेबल को 3 स्लॉट्स में डिवाइड करना चाहिए। तो उन स्लॉट्स को भी ना मैंने थोड़ा सा और अच्छे से यहाँ पे बता दिया आप लोगों को। जैसे कि आइडियली आप लोगों को भी सुबह 6 बजे उठ जाना चाहिए। ये 6 का थोड़ा सा इसको शिफ्टिंग कर सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि 6 बजे बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग होता है उठने के लिए। 20 मिनट लो आप अपना थोड़ा मूड फ्रेश करने के लिए, एंड 6:20 से 8 AM तक आप वो सब्जेक्ट पढ़ो जिस सब्जेक्ट में को पढ़ने में आपको नींद नहीं आती। देखो, होता ना मॉर्निंग वाला टाइम सबसे एक्टिव टाइम होता है, लगता है ना आप लोगों को ये। तो अगर आपको लगता है कि आपको सबसे ज्यादा अटेंशन की जरूरत किसमें है, फिजिक्स में, तो आप फिजिक्स पढ़ो। मैंने यहाँ पे फिजिक्स इसलिए लिखा है क्योंकि सुबह में माइंड फ्रेश होता है, तो आप पढ़ सकते हो। लेकिन अगेन बहुत सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होगी कि मैम सुबह में हम बुक खोल के बैठेंगे तो नींद आने लग जाएगी, तो आप फिजिक्स की जगह बायो भी कर सकते हो। चॉइस आपका है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। सब्जेक्ट अगर आपको लग रहा है कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो नींद तब भी आ रही है, तो पढ़ने वाला काम ना करके लिखने वाला काम करना शुरू कर दो। आपने अगर फिजिक्स का फॉर्मूला शीट नहीं बनाया तो फॉर्मूला शीट बनाओ। बायो के अगर आप लोगों ने अपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हुए तो शॉर्ट नोट्स बनाओ, क्योंकि फॉर्मूला शीट, शॉर्ट नोट्स और केमिस्ट्री के नेम रिएक्शन ये सब मेन जब नीट एग्जाम होगा ना उससे 2-3 दिन पहले वही सब पढ़ोगे आप बैठ के। जो डिटेल वाले नोट्स बना रहे हो, एनसीईआरटी बुक्स, ये सब नहीं पढ़ने वाले हो आप लोग, वही काम आएगा आपके। तो सुबह के टाइम में आप वो कर सकते हैं। उसके बाद 1 घंटा आपका ब्रेकफास्ट का टाइम है, 9 बजे आप पढ़ने बैठ जाओगे, 9 से 11 तक फिजिक्स ही पढ़ोगे सब, क्योंकि टाइम है। नहा वहा के ब्रेकफास्ट करके बैठोगे, नींद नहीं आएगी। क्या पढ़ना है, कोई एक चैप्टर उठा लेना, उसका रिवीजन करना, फिर उसके पीवाईक्यूज लगाना। पहले रिवीजन फिर पीवाई, और सिर्फ पीवाईक्यू लगाना है नीट के। फिजिक्स में बाहर नहीं जाना है आपको। अगर आपको लग रहा है पीवाईक्यू करते टाइम आपको डिफिकल्टी आ रही है, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक के आप लोगों को टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करना है। टॉपिक वाइज क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे आप लोगों को, मुझे रीच आउट करना है डायरेक्टली, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, तीनों सब्जेक्ट्स के। उसके बाद आपको ब्रेक लेना है 20 मिनट्स का। 11:20 से 1 तक आपको केमिस्ट्री करना है। केमिस्ट्री में भी अगेन आपको रिवीजन करना है चैप्टर का, देन आपको पीवाईक्यूज लगाना है, ये करना है। फिर आपका लंच टाइम हो जाएगा, 1 घंटे का लंच टाइम दिया हुआ है। फिर उसके बाद 2 से 3:30 तक अगेन आप फिजिक्स पढ़ोगे। अगर आपका सुबह कोई चैप्टर कर रहे थे, क्वेश्चन नहीं हो पाया था, उसको कर लो, या कुछ और आपने प्रीवियस पहले दिन में आपने कुछ पढ़ा उसको रिवाइज कर लो, ये चीज आपको करना है। फिर वही ब्रेक है, देन आपका 4 से 6 केमिस्ट्री। और हम ट्राई करेंगे अब से जो आपकी क्लास होगी वो 6 से 10 के बीच में रखेंगे हम लोग। तो 6 से 10 वाला जो टाइम है आपको टीचर्स को ही देना है अपना। एंड इसका डिसएडवांटेज कल आप लोगों को जब ऑफलाइन टेस्ट देने आए थे, जो बच्चे उसको समझ में आ गया कि आप लोग क्लासेस नहीं लगाते हो, तो आप लोग कहाँ कहाँ लैग कर रहे हो। आया ना समझ में, आ रहे क्लास में नहीं आता है तो क्या प्रॉब्लम होती है। तो क्लास में आओ, क्लास सिर्फ आप लोगों के लिए लगाई जाएगी जो बच्चे अभी मार्जिन पे चल रहे हैं। आप ही लोगों के अकॉर्डिंग जो टॉपिक्स आप लोग बोलेंगे वही टॉपिक्स हम लोग क्लास में पढ़ाएंगे। 10 बजे तक उसी बीच में आप अपना डिनर विनर फिनिश कर लो, फिर ब्रेक लो, 30 मिनट का फैमिली टाइम या डिनर उस टाइम में करना है वो करो। उसके बाद रात में आप बायो करो, अगर आपने पूरा दिन बायो नहीं की है, क्योंकि बायो का ऑब्वियसली 50% वेटेज है। लेकिन बायो ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको डुबा भी सकता है एंड जिससे आपसे बहुत अच्छे मार्क्स आ भी सकता है। ये तो पूरा का पूरा टाइम है, ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं बनाया है ना। इट्स ऐसा तो नहीं है कि आपको नहीं फॉलो कर पाओगे इसको। सिर्फ 1 हफ्ता फॉलो कर लो आप लोग, सिर्फ 1 वीक। नेक्स्ट वीक आपको खुद ही यही रूटीन सेट हो जाएगा। स्टार्टिंग में लगेगा थोड़ा सा, लेकिन बाद में नहीं प्रॉब्लम आएगी। कर लोगे ना। ये थम्स अप देने से काम नहीं चलेगा, सबके सब अपने अपने माइक अनम्यूट करो। माइक अनम्यूट करो सब अपने। Yes, ma'am. Fine. कर लोगे ना। नीलम, Yes, ma'am. हिमानी, चलो ये हो गया। अब नेक्स्ट चीज आता है आपका जो अवंती में नेक्स्ट ऑफलाइन टेस्ट होने वाला है। वो कब होगा ऑफलाइन टेस्ट, उसका डेट मैं आज ही आप लोगों को बता देती हूँ। नेक्स्ट ऑफलाइन टेस्ट आपका 21 मार्च में होगा। 21 मार्च में होगा। तो मैंने आप लोगों के लिए क्या किया ना, कल से लेके 21 मार्च तक का पूरा प्लानर सेट करके दे दिया है कि आप सिर्फ इतना पढ़ लो और आपका स्कोर इतना आ जाएगा। आप खुद बताओ मेरे को, एक अच्छा स्कोर किस को मानते हो आप, कि आपका स्कोर 550 प्लस होना चाहिए। अगर आप अभी 550 कर रहे हो मार्च में स्कोर, तो डिसेंट स्कोर है ना।
बताओ, है ना? और कल के टेस्ट में हम लोगों ने देखा, अक्कू थी, भावना थी, भावना नहीं थी, नीलम, आर 330 के अराउंड पे आप लोग स्टक है कहीं ना कहीं। तो अब आप लोगों को स्कोर हमें लेके आना है 550 तक, स्कोर हमें करना है। हम एकदम से 720 नहीं पहुंच पाएंगे, स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। तो मैंने आप लोगों के लिए सिर्फ वही चैप्टर्स मेंशन कर दिए हैं यहाँ पे, और साथ साथ चैप्टर्स के सामने क्वेश्चन भी मेंशन किया है कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस का आप पढ़ के चल रहे हैं। लेट सपोज कल आपका 8 मार्च है, तो कल आप लोगों को फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है, जिसमें से अप्रोक्स 5, अगर मैंने 5 लिखा है ना, तो 5 में से 4 to 5 क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। केमिस्ट्री में आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ना है, बायो में आपको प्लांट फिजिक्स, जो कि मैं आज कराऊंगी आपको प्लांट फिजिक्स, चाहे मैं 9 बजे चाहे 10 बजे हम प्लांट फिजिक्स पूरा नहीं करेंगे, बट एटलीस्ट 40-50% हम कवर करेंगे आज, ठीक है? ये इतना आप करोगे 9 मार्च में। ये सारा का सारा आप लोग जब इसको फॉलो करते चलेंगे ना, कब तक करने वाला है आप लोग इसको फॉलो करेंगे 20 मार्च तक। तो आप लोग ये जितने मैंने चैप्टर्स मेंशन किया, इन चैप्टर्स से ही आपके 30 क्वेश्चंस हो जाएंगे, एंड 30 क्वेश्चंस इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मार्क्स? 120 मार्क्स। और हम नेगेटिव मार्किंग नहीं करेंगे यहाँ पे, सेम आपका केमिस्ट्री में 35 क्वेश्चन 140 मार्क्स, बायो में हमारा टारगेटेड स्कोर होगा 330। हमें पहले ये चीज चेक करनी है। अब देखो, एक सिंपल सी चीज मैं आपको बताती हूँ, हम कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे, हम चाहे 50% सिलेबस ही क्यों ना पढ़े, लेकिन हम उस 50% सिलेबस को इस वे में पढ़ेंगे कि वहां से किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, हमसे वो क्वेश्चन में गलती नहीं होनी चाहिए। अब से हमारा टारगेट ये रहेगा, हमें 100% सिलेबस नहीं करना है, हमें जितना भी करना है उसको 100% करना है। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ आप लोगों को? Yes, ma'am. भावना, नीलम, आरिब, Yes, ma'am. है ना? तो अब से आप लोगों को ये चीज फॉलो करके चलनी है, एंड 21 मार्च में आप लोग खुद अपने स्कोर में इंप्रूवमेंट देखोगे। लेकिन वो तभी होगा जब आप मेरी बताई हुई एक एक चीज फॉलो करके चलोगे, ठीक है? खुद से तो बहुत कर लिया आप लोगों ने, 1 साल से खुद से ही करते आ रहे हो, अब सिर्फ 15 दिन मेरे अकॉर्डिंग चल के देखो, फिर देखना कितना इंप्रूवमेंट आता है। एंड हर दिन आप लोग मुझे, अपन सबके अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं, अपने अपने ग्रुप्स में बताओगे कि मैम आज मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर लिया है, मैंने ये वाला चैप्टर कर लिया, ये कर लिया, या फिर ये पेंडिंग है। हर एक अपडेट मुझे आपकी साइड से चाहिएगा। आप किसी भी टीचर के मैसेज का वेट नहीं करोगे कि टीचर आपसे पूछेगा आज का आपका अपडेट क्या है, आज आपने कौन सा टॉपिक पढ़ा, या रमीत सर आपसे नहीं पूछेंगे। ये आपकी ड्यूटी है कि आप लोग ग्रुप में इन्फॉर्म करोगे, करोगे ना सबके सब अब से खुद से। आप लोगों की साइड से इन्वॉल्वमेंट चाहिए अब हमें, इतना आप लोग कर लो, आप लोगों का स्कोर डन। चलो, अब हम आ जाते हैं हमारे पढ़ने वाले पे। तो आज हम लोग कौन सा चैप्टर करने वाले हैं? आज हम लोग करना है रेस्पिरेशन इन प्लांट चैप्टर। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं कराऊंगी आप लोगों को मैं कोई भी चीज, लेकिन जितना भी हम करेंगे क्वेश्चंस ओरिएंटेड वाली फॉर्म में करेंगे, ठीक है? चलो, अब आप लोगों से कोई पूछता है रेस्पिरेशन किस टाइप का प्रोसेस है, इट इज अ कैटाबॉलिक या एनाबॉलिक प्रोसेस? Amphibiolic. बोथ। कैटाबॉलिक है कैसा प्रोसेस है? एम्फिबॉलिक, एग्जैक्टली। हर्षिका एक्सप्लेन कर सकते हैं एम्फिबॉलिक कैसे है ये? एम्फिबॉलिक का मतलब क्या होता है कि कैटाबॉलिक भी है और Anabolic. एनाबॉलिक। कैटाबॉलिज्म का मतलब इसके अंदर ब्रेकडाउन भी है, एनाबॉलिज्म के अंदर इसके अंदर फॉर्मेशन भी है। लेकिन रेस्पिरेशन की जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो रेस्पिरेशन हमको क्या बताता है? रेस्पिरेशन में हम कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक कर रहे होते हैं। तो ये तो कैटाबॉलिज्म होना चाहिए ना, फिर बनता क्या है यहाँ पे? वो बनना हमको सीखना पड़ेगा, वो एंड में आपको समझ में आएगा कि क्यों हम इसको एम्फिबॉलिक प्रोसेस। एम्फिबॉलिक के अलावा इसका एक और नाम होता है फिजियोकेमिकल प्रोसेस। फिजियो केमिकल प्रोसेस। गुंजन, लेट हो गए? मैम एक्चुअली रिचार्ज खत्म हो गया था, अभी पापा का वाईफाई ऑन करा था तो अभी क्लास का मैसेज देखा। कोई बात नहीं। तो रेस्पिरेशन में हमको क्या करना है? रेस्पिरेशन इज लाइक ब्रेक डाउन ऑफ फूड ना, ब्रेक डाउन करना है। किसका ब्रेक डाउन करना है हमें? फूड का। फूड क्या है हमारे पास?
इतना वेट करना Yes, पड़ेगा मुझे आप लोगों के energy. आंसर के लिए? कोई भी मैक्रोमोलिक्यूल है, मैक्रोमोलिक्यूल है, माइक्रोमोलिक्यूल है? मैक्रो ग्लूकोज एक मैक्रोमोलिक्यूल है, माइक्रो है? मैक्रो Micro. ग्लूकोज इज अ मैक्रोमोलिक्यूल और माइक्रोमोलिक्यूल? कैसा मॉलिक्यूल है? मैक्रोमोलिक्यूल है। तो हमें यहाँ पे क्या कराना है, हमें यहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कराना है। तो पहला क्वेश्चन ये आता है, क्या रेस्पिरेशन में सिर्फ ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा? नहीं होगा। ग्लूकोज के अलावा हम यहाँ पे और भी सब्सटेंसेस का ब्रेक डाउन करा सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे प्रोटीन का ब्रेक डाउन करा सकते हैं, एज वेल एज फैट का भी ब्रेक डाउन हो सकता है। तो इन तीनों चीजों को हम क्या बोलेंगे, ये हमारे पास क्या है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हुए ना, ये हमारे पास हुए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, कि किस बेसिस का रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, हम रेस्पिरेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारे पास प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन और एक होता है फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। फ्लोटिंग रेस्पिरेशन एंड प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। प्रोटोप्लाज्मिक P4 प्रोटोप्लाज्मिक और P4 प्रोटीन। प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होता है जिसमें रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है, हमारा प्रोटीन है। और फ्लोटिंग रेस्पिरेशन कौन सा होता है, जिसके अंदर हमारा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है, कोई भी ग्लूकोज। ग्लूकोज इज व्हाट, कार्बोहाइड्रेट ना, कार्बोहाइड्रेट होता है या फिर फैट होता है। अच्छा, आपकी बॉडी में सबसे पहले ब्रेक डाउन किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले ब्रेक डाउन, सबसे पहले आपका ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट का होगा। सेकंड नंबर पे किसका ब्रेक डाउन होता है? प्रोटीन सेकंड नंबर पे फैट का ब्रेक डाउन होता है। प्रोटीन का सबसे एंड में ब्रेक डाउन होता है। सबसे पहले आपकी, अगर आप लोगों ने पूरा दिन फास्ट रखा हुआ है, कुछ नहीं खाया, तो आपकी बॉडी के अंदर जितना भी ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट, पहले वो ब्रेक होगा। उसके बाद आपका फैट, सबसे एंड में आपका प्रोटीन ब्रेक डाउन होना शुरू होगा, सबसे एंड में। 3 रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, इन्हीं बेसिस पे रेस्पिरेशन दो टाइप से, प्रोटोप्लाज्मिक एंड फ्लोटिंग। प्रोटोप्लाज्मिक P4 प्रोटोप्लाज्मिक, P4 प्रोटीन, जिसके अंदर प्रोटीन का ब्रेक डाउन है, जो सबसे एंड में होता है। क्लियर ये चीज सबको? अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अब हमें अपने ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कराना है। तब आप खुद देखो, सबसे पहले देखो, एक सिंपल चेन बता रही हूँ, क्योंकि आप लोग 11th क्लास के तो बच्चे नहीं हो जो मुझे आप लोगों को डिटेल में कराना पड़ेगा। ग्लूकोज को सबसे पहले हम पायरुविक एसिड में ब्रेक डाउन कराते हैं, कराता है नहीं कराता है? पायरुविक एसिड को किस में ब्रेक डाउन कराता है? एसिटाइल कोए में कराता है। फिर ये एसिटाइल कोए एंटर करता है किसके अंदर? क्रेब्स साइकिल क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर करता है। तो हमारा मेन पर्पस यहाँ पे क्या है, इस 6 कार्बन कंपाउंड को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करना। पायरुविक एसिड क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड है। तो कितने पायरुविक एसिड बनेंगे? 2 पायरुविक एसिड बनेंगे। एसिटाइल को एक कितने कार्बन कंपाउंड है? 2 कार्बन कंपाउंड है। तो एसिटाइल को ये भी हमारे पास 2 बनेंगे। तो इसका मतलब 2 और 2 4 कार्बन, और 3 2 जा 6 कार्बन। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 CO2 निकल रहे होंगे। यस 2 CO2 निकल रहे होंगे ना। और फिर ये एसिटाइल को ये एंटर कर जाएगा आपकी क्रेब्स साइकिल के अंदर डायरेक्टली। अब हमें क्या मिलना है, हम फूड का ब्रेकडाउन क्यों कराते हैं? एनर्जी के लिए, एनर्जी के लिए तो ब्रेकडाउन कराते हैं ना हम फूड का। तो हमें यहाँ से क्या चाहिए भाई, ये प्रोसेस हुआ, ये प्रोसेस हुआ, ये प्रोसेस हुआ, इन सब प्रोसेस के अंदर जितना भी एनर्जी बन के आएगा, मुझे वो एनर्जी को कलेक्ट करना है। और एनर्जी कभी भी सिंगल स्टेप में नहीं रिलीज होती ना, और डायरेक्टली भी रिलीज नहीं होती एनर्जी, कभी भी डायरेक्ट फॉर्म में नहीं होती। एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है? एटीपी की फॉर्म में रिलीज होती है, या फिर NADPH की फॉर्म में रिलीज होती है, या फिर FAD या GTP की फॉर्म में। यही तो 4 फॉर्म्स है ना हमारे पास एनर्जी की।
1 NADPH या फिर NADP भी लिख देते हैं, या फिर NADPH2 भी इसको लिख देते हैं, FADH2 लिख देते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी। 1 NADH2 is equals to 3 ATP, 1 FADH2 is equals to 2 ATP, 1 GTP is equals to 1 ATP। ये वाली चीज सबको क्लियर है? ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है, कितने स्टेप प्रोसेस है? 10 स्टेप। 10 स्टेप प्रोसेस है। और ये ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनने का प्रोसेस क्या है? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस है। सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है ये कभी भी, एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस है। बहुत सारे एंजाइम्स यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे जो कि ग्लूकोज को पायरुविक एसिड पे कन्वर्ट कराएंगे, और ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस होता है। यूनिवर्सल का मतलब क्या है यहाँ पे, कि आपकी प्रोकैरियोट्स हो, यूकैरियोट्स हो, कुछ भी हो, हर किसी के अंदर ये प्रोसेस होगा ही होगा, वो एरोबिक हो या एनारोबिक हो, इट डजंट मैटर। एरोबिक हो एनारोबिक हो, हर किसी के अंदर ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनेगा ही बनेगा। तो इसका मतलब ये वाला स्टेप कहाँ पे चल रहा होगा, इसकी लोकेशन क्या होगी? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म के अंदर ये आपका प्रोसेस चलेगा। इसके अंदर फूड का क्या कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है? पायरुविक एसिड बन रहा है, कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हो रहा, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड यहाँ पे हो रहा है। और इस प्रोसेस को क्या बोलता है? ग्लाइकोलाइसिस, या फिर इसको ईएमपी पाथवे भी बोलता है। वो चीजें आपको पता होंगी, ईएमपी, एम्बिडॉन, मेयरहोफ, पर्नाज, यस मैम। है ना? चलो अब जरा इसकी साइकिल को ड्रॉ करके मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। जिसके नोट्स है ना, वो मैं आप लोगों को अपने हैंड रिटन नोट शेयर कर दूंगी। अभी सिर्फ यहाँ पे समझने के लिए सीख लो। यस मानी, 6 कार्बन ग्लूकोज है। ग्लूकोज से सबसे पहले क्या बनता है? ग्लूकोज से बनेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। कल आप लोगों ने मुझे बताया था मैम हमको ये याद नहीं होता है। कितने बच्चों को प्रॉब्लम आती है इसको याद करने में? आरिफ को देखो, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाना है, तो मतलब अब रटना नहीं है हमको, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। मतलब हमको क्या करना है, ग्लूकोज में इसकी 6th पोजीशन पे फॉस्फेट ऐड किया है हमने, 6 कार्बन कंपाउंड है, इसकी ग्लूकोज की 6th कार्बन पे फॉस्फेट ऐड किया। फॉस्फेट कहां से लाएंगे? कहां से लाएंगे फॉस्फेट? एक एटीपी ब्रेक डाउन कराएंगे। तो एटीपी ब्रेक किया, एटीपी हमेशा ब्रेक किसमें होता है? एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। तो ये जो फॉस्फेट आया ये जाके इसकी 6 पोजीशन से चिपक गया। एंजाइम कौन सा यूज हुआ है? एक 6 कार्बन कंपाउंड के ऊपर हमने मैकेनिज्म कराया, तो एंजाइम का नाम याद रखना है हेक्सोकाइनेज। बहुत क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, हेक्सोकाइनेज, इसको इग्नोर नहीं करना, हेक्सोकाइनेज। तो मेरे पास क्या बन गया? ग्लूकोज जिसकी 6th पोजीशन पे फॉस्फेट अटैच है। अब इस ग्लूकोज को ना मैंने इसके आइसोमर में कन्वर्ट कर दिया, आइसोमर में। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमर बना दिया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब इसको बनाने के पीछे का रीजन क्या है? रीजन ये है, अब अगर आप ग्लूकोज की स्ट्रक्चर देखेंगे तो ग्लूकोज ऐसा दिखता है क्या? यस मैम। देखना कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 6th पोजीशन से फॉस्फेट आके अटैच हुआ होगा। इसके अलावा यहाँ पे और कोई पोजीशन फ्री नहीं है। अब मैंने इस स्ट्रक्चर को इसमें कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे फॉस्फेट अटैच है, तो ये ऊपर वाली ये पोजीशन फ्री हो गई इसकी, इधर वाली, क्योंकि इधर भी क्या आ गया? CH2H आ गया एक। तो यहाँ पे हमारा मकसद क्या था इसको इसमें कन्वर्ट करने का? ताकि हमारे पास एक फ्री पोजीशन आ जाए जिसके ऊपर हम एक और फॉस्फेट अटैच करा दे। तो अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट सिर्फ आइसोमर में कन्वर्ट करा, तो एंजाइम कौन सा यूज करेंगे? आइसोमरेज। आइसोमरेज। अब एक पोजीशन फ्री हो गई, फॉस्फेट लगाना है, फॉस्फेट कहां से लेके आएंगे? एक एटीपी ब्रेक कर दो, तो एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और अब कौन सी पोजीशन पे ऐड करेंगे? 6th पे था, और ये कौन सी पोजीशन है? फर्स्ट पोजीशन है ना। तो हमारे पास क्या बन के आएगा? फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। बताओ, आया समझ में?
यहाँ पे भी एटीपी को ब्रेक कर रहे थे, काइनेज, यहाँ पे भी एटीपी को ब्रेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी एंजाइम है काइनेज, लेकिन उसका नाम थोड़ा सा चेंज हो गया, नाम बन गया फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। और ये एंजाइम को ना, जैसे होता है ना हमारे हार्ट का पेसमेकर, कौन होता है पेसमेकर, बस एवीएन ऐसे, और पेस सेटलर एवीएन एवी, तो ये हमारी इस रिएक्शन का पेसमेकर एंजाइम है। क्योंकि अगर यही फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट नहीं बनेगा ना, तो आगे वाले जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाएंगे, वो रुक जाते हैं वहीं पे। तो हमने 2 एटीपी को यूटिलाइज किया फर्स्ट स्टेप में और थर्ड स्टेप में। तो हमने ग्लाइकोलाइसिस को 2 पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं, एक वो पार्ट जिसमें हम एटीपी का यूज कर रहे हैं, अब आगे वाले पार्ट में हम एटीपी को बनवाएंगे। तो मेरे को बताओ, ये याद हुआ नहीं? सबसे पहले ग्लूकोज लिया, उसके अंदर एक फोस्फेट ऐड किया, ग्लूकोज 6 फोस्फेट बन गया, फिर उसको आइसोमर में कन्वर्ट किया, फ्रक्टोज 6 फोस्फेट, फिर उसके अंदर एक और एटीपी ऐड किया, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। यहां तक क्लियर है नहीं? आरिफ, दीपू, अब भूलोगे? यस मैम, क्लियर है। अब तो नहीं भूलोगे ना? चल, अब ये जो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है, 6 कार्बन है, ये है ना, 6 कार्बन कंपाउंड है। अब हमने क्या किया ना, इसको आगे कन्वर्ट करा दिया। सबसे पहले बनाया 3PGL। व्हाट इज PGAL? PGA फोस्फो ग्लिसरल्डिहाइड, PGAL, AL मतलब एल्डिहाइड, फोस्फोग्लिसरल्डिहाइड। और एक क्या बना हमारे पास यहाँ पे, डाई हैप, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट हमारे पास ये बन गया। और ये कितने कार्बन होता है? 3PGL, 3 कार्बन कंपाउंड होता है। डाई हैप भी कितने कार्बन कंपाउंड है? 3 कार्बन। तो एक 6 कार्बन कंपाउंड से हमारे पास 3 कार्बन वाले कंपाउंड बन गए। अब इसका मतलब हमें साइकिल को ऐसे आगे 2 पार्ट में रन कराना पड़ेगा, तो हमारे लिए डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। तो हमने क्या किया ना, इस साइकिल को 2 बार ना पढ़ के इस डाई हैप को, ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल है, ये डाई हैप ने अपने आप को बोला कि भाई मैं भी 3PGL में ही कन्वर्ट हो जाता हूँ। तो इसका मतलब मेरे पास 3PGL के कितने कंपाउंड आ गए यहाँ पे? 2 कंपाउंड। तो इसके बाद 2। जितने भी कंपाउंड बनेंगे उनको मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा हमको, 2 करना होगा ना, क्योंकि मेरे पास हम यहाँ पे 3PGL के 2 कंपाउंड है। 3PGL से क्या बनेगा? 3PGL से क्या बनेगा? 1,3-BPGL 1,3 बाई PGA। ट्रांस बाइफॉस्फेट 1,3 बाई PGA से, अब याद कराऊंगी देखो इन चीजों को, 3PGA, 3 से 2PGA, 2PGA के बाद 2 पेप, और पेप के बाद पायरुविक एसिड। देखो हमको यहाँ तक तो याद हो गया ना, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बना, उससे हमारे पास 2 कंपाउंड बने, 3PGL, एक डाईहैप, डाईहैप ने अपने आप को PGL में कन्वर्ट कर लिया, 2 कंपाउंड आ गए। तो ये जितने भी कंपाउंड है मेरे पास सब 2 है। अब डायरेक्ट क्वेश्चंस वाले वे में मैं आपको लेके चलती हूँ। क्वेश्चंस यहाँ पे कहाँ से पूछे जाते हैं? सबसे पहले तो क्वेश्चंस ये पूछे जाएंगे, पहला जो एटीपी का यूटिलाइजेशन था वो कौन से स्टेप में हुआ था, क्या कन्वर्ट कराने के लिए किया था? सेकेंड एटीपी का यूटिलाइजेशन क्या कन्वर्ट कराने के लिए किया गया था? ये क्वेश्चन बनता है। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, कौन सा एंजाइम यूज किया जाता है? 101% क्वेश्चन मिलेगा ईमेल। मतलब ये ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा टॉपिक है कि इसको तो एनटीए मिस कर ही नहीं सकता, इसके अंदर से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कुछ भी हो रहा है। अब 3PGL से हमारे पास बना 1,3 बाई PGA। अब इस बाई PGA की फुल फॉर्म कौन बताएगा मेरे को, क्या है? बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। देखो AL था तो ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है, और ये क्या है? PGA, फोस्फोग्लिसरिक एसिड, या फिर फोस्फोग्लिसरेट भी हम इसको बोल सकते हैं, बिसफॉस्फोग्लिसरेट या बाइफॉस्फोग्लिसरेट। और 1,3 से हमको क्या पता चल रहा है कि इसकी फर्स्ट पोजीशन पे
और थर्ड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? फोस्फेट लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आप आए हो 3 PGA बनाया, तो इसका मतलब फर्स्ट पोजीशन से फोस्फेट को हटा दिया गया। अब फोस्फेट को हटाया तो कहीं ना कहीं तो उसको ऐड कराया होगा, और ऐड कहाँ कराया? ADP में ऐड करा के एक ATP बनवा दिया। फिर यहाँ पे भी क्या हुआ आपका? 3 PGA से 2 PGA बना, तो मतलब यहाँ पे क्या किया इन्होंने? सिर्फ फोस्फेट की पोजीशन चेंज किया, नहीं किया? कोई नया फोस्फेट ऐड नहीं हुआ। यहाँ पे भी कोई फोस्फेट ऐड नहीं हुआ, सिर्फ 1 3 से जब 3 बना, यहाँ पे एक ATP बनेगा, 2 ATP बनेंगे, ये बताओ मेरे को। 2 ATP 2 ATP बनेंगे। क्यों बनेंगे 2 ATP? 2 बार सेटल दो मॉलिक्यूल्स हैं। कितने हैं? 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसलिए हमारे पास टोटल 2 ATP यहाँ से बन के आएंगे। एक क्वेश्चन आता है कि वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कौन से स्टेप में होता है? कौन सा स्टेप में होता है वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन? 2 PGA से जब पेप में 2 PGA से 2 पैप बनता है। PGA से जब आपका पेप बनता है, तो PGA क्या है? फोस्फोग्लिसरिक एसिड है, और ये क्या है? फोस्फो इनोल पाइरुवेट, फिनोल पाइरुवेट। एल्कोहल। तो इसका मतलब यहाँ पे इनोल एल्कोहल है, तो इसका मतलब यहाँ पे इस स्टेप में वाटर निकल रहा है। याद रखने का तरीका, जहाँ पे इनोल बन रहा है, एल्कोहल बन रहा है, उस स्टेप में हमारे पास वाटर निकलेगा। और देन लास्ट में हमारे पास 2 ही कंपाउंड आ जाएंगे, किसके? पाइरुविक एसिड के। और इस स्टेप में भी जब हम पेप से, क्योंकि देखो 2 पेप है, सेकंड पोजीशन पे फॉस्फेट है, पाइरुविक एसिड में कोई फॉस्फेट नहीं होता, तो इसका मतलब यहां से फॉस्फेट निकला होगा ना, तो यहाँ पे भी ATP का फॉर्मेशन हुआ होगा। कितने ATP? ऑब्वियसली 2 ही बनेंगे। आया समझ में? चलो इसको अभी साइड मैम कर। हाँ बोलो बोलो बोलो। मैम मैम ये जो 3 PGAL से 1 3 बनेगा, वहाँ पे ATP ऐड नहीं होगा मैम, क्योंकि 3 से 1 3 पे आ जाएंगे तो। से 1 3 नहीं, यहाँ पे ऐड नहीं होगा, क्योंकि वहां पे ग्लिसरल डिहाइड एल्डिहाइड को इन्होंने एसिड में कन्वर्ट कराया है, पोजीशंस का चेंजिंग आया है वहां पे। मैम ये जो होता है ना, यहाँ पे आपका NADPH निकलता है, 2 रिडॉक्स इक्विवेलेंट वाला कॉन्सेप्ट है, वो बताऊंगी अभी यहाँ पे। NADH और NADPH में क्या डिफरेंस होता है? सेम होता है, कहीं कहीं बुक्स पे इसको NADH या NADPH लिख देता है। बस वो होता है कि जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं ना, रेस्पिरेशन वाला चैप्टर पढ़ते हैं, यहाँ पे हम इसमें P ऐड नहीं करते। P का मतलब होता है फोस्फोराइलेशन, जो कि हम फोटोसिंथेसिस में लिखते हैं। फोटोसिंथेसिस वाली कितनी भी रिएक्शन देख लें, उसमें NADPH मिलेगा, रेस्पिरेशन वाली में NADH मिलेगा। यस मैम। ये होता है बस। अब एक बार इसको फटाफट से लिख लो खुद से। आपने अपनी रफ नोटबुक निकालो, मैं भी लिख रही हूँ, आप लोग भी लिखो। रफली लिखेंगे। सबसे पहले मेरे पास क्या बना? ग्लूकोज। या आप ही लोग बताओ, ग्लूकोज के बाद क्या बनेगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। देन फ्रक्टोज 6 फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फॉस्फेट। तनीषा नहीं बोल रही है। तनीषा ने कल बोला था मैम मैं बोलूंगी, है ना तनीषा क्लास में। देन यस फ्रक्टोज 1 6 फॉस्फेट। बाइफॉस्फेट। 1,6 बिसफॉस्फेट। देन ट्रायोस फॉस्फेट। 3 PGL और इंटरकन्वर्टेबल आपस में, तो 2 मॉलिक्यूल। 3 PGL से 1 3 बिस BPG। बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फिर वही 3 PGA, देन 2 PGA, देन 2 पेप, ऐप देन पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड। अब याद हो गई? पेप है फोस्फोइनोल, H2 निकाल दो। यहाँ पे 2 फॉस्फेट है, तो यहाँ पे ATP निकलेगा। इधर 3 से 2 इधर हुआ ना, यहाँ पे ये 1 फर्स्ट पोजीशन से आता है, तो इधर ATP निकलेगा। इधर PGL से 1 3 डाई PGA, इधर 2 NADH2 निकलेंगे हमारे पास। 2 NADH2 इधर, एक ATP इधर, एक ATP इधर, और ऊपर भी एक ATP हमारा इधर यूज हुआ है, मतलब एरो ऐसे लगाएंगे, ऐसे यूज हुआ है।
ठीक है, और एक एटीपी इधर यूज हुआ है हमारा। तो टोटल अगर हम इसका गेन की बात करें तो 2 एटीपी हमने यहाँ पे यूज कर लिए, और इधर हमने टोटल 4 एटीपी बनवा लिए। तो टोटल गेन हमारा कितना हुआ? 2. 2 एटीपी हुआ है टू ना? अब और 2 एटीपी प्लस 2 NaDH2। NaDH2 को हम ऐड नहीं करते यहाँ पे, क्योंकि NaDH2 डायरेक्ट एनर्जी करेंसी नहीं है। वो होता है ना, जैसे किसी ने आपको हाथ में पैसे दे दिए, कैश की फॉर्म में दिए, तो कैश क्या है? हमारा एटीपी है। लेकिन अगर उसने आपको कैश ने देके चेक दे दिया, तो चेक को आप हर जगह यूज नहीं कर सकते ना। आप उसको चेक को उठा के बैंक लेके जाओगे तब वो आपको पैसे देंगे रिटर्न में। तो NaDH2 बिल्कुल चेक की जैसे काम करेगा। इसको बैंक लेके जाएंगे। सेल का बैंक पता है कौन होता है? ETS। हमारे जो सेल है उसका बैंक है ETS। किचन तो पता है सबको, क्लोरोप्लास्ट, पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, और बैंक ETS। क्योंकि NaDH2 FeDH2 इनके अंदर जितनी भी करेंसी भरी हुई है ना हमारी, उस सबको हमें कैश में कन्वर्ट करके ETS ही तो देता है ना। ऐसे लग रहा है कि बस पढ़ने का मन ही नहीं है। समझ नहीं आया? आ गया. मैम आ गया समझ में। आ गया. तो इतने शांत शांत क्यों बैठे हो फिर? चलो, अब समझ में आ गया। वो रिडॉक्स इक्विवेलेंट वाला कॉन्सेप्ट बताओ मेरे को, कहाँ लगता है वो रिडॉक्स इक्विवेलेंट वाला? 2 NaDH2 में लगता है। क्या लिखती है एनसीईआरटी की लाइन रिडॉक्स इक्विवेलेंट में? एक मॉलिक्यूल ऑफ PGA निकालने के लिए कितने रिडॉक्स इक्विवेलेंट चाहिए? 2 रिडॉक्स इक्विवेलेंट चाहिए होता है, 2। अब इसकी पूरी केमिस्ट्री के पीछे मत जाना कि मैम ये रिडॉक्स इक्विवेलेंट कैसे निकलते हैं कैसे नहीं निकलते। सिर्फ याद रखना 2 रिडॉक्स इक्विवेलेंट रिक्वायर्ड फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ PGA। और ये रिडॉक्स इक्विवेलेंट किस फॉर्म में रिलीज होते हैं? इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव आयन। H पॉजिटिव आयन। NaDH2 किससे बनता है? NAD पॉजिटिव से। NAD पॉजिटिव से आप खुद देखो ना, NAD पॉजिटिव है, इसमें हमने H पॉजिटिव ऐड कराया, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? रिडक्शन है ना, इसमें रिडक्शन। तो क्या बना? NaDH प्लस H पॉजिटिव भी लिख देता है इसको, या फिर हम इसको NaDH2 भी लिख देते हैं। तो ये रिडक्शन हो रहा है, तो ये NAD पॉजिटिव कैसे बिहेव कर रहा है यहाँ पे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि NAD पॉजिटिव कैसे बिहेव करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, एज वेल एज ये इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह भी बिहेव करता है। इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करता है। रिडक्शन इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? कौन से स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल बना, कितने रिडॉक्स इक्विवेलेंट चाहिए, रिडॉक्स इक्विवेलेंट किस फॉर्म में रिलीज होते हैं, ठीक है। ये हेक्सोकाइनेज का यूज कहाँ पे होता है, ये क्वेश्चन आता है। NAD पॉजिटिव कैसे बिहेव करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। कौन से स्टेप में एनर्जी यूज किया, कौन कौन से स्टेप में एनर्जी हमने बनवाया, किस किस स्टेप में हमने एनर्जी को यूज किया? स्टेप 1 एंड 3 में तो यूज किया, और स्टेप 6, 7 और 10 में एटीपी फॉर्मेशन हुआ। 6 वाले में हमने क्या बनवाए थे? NaDH2 NaDH2 हमने एटीपी, और 10th में एटीपी। और स्टेप नंबर 9 में या 8 में H2O किस में बना था? 8 में 8 था, 9 था? 9 है ना? जब 9 8 से 9 में गए थे. 9 है। 9th वाले स्टेप में हमने वाटर बनवाया, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आता है, इन सब स्टेप में से कौन से स्टेप को SLP स्टेप हम बोलेंगे? SLP, व्हाट इज SLP? फर्स्ट SLP, SLP की फुल फॉर्म बताओ। अच्छा, Substrate level phosphorylation. एग्जैक्टली दनीशा, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। इसका मतलब क्या होता है आरिफ? 7 और 10
डायरेक्ट एटीपी फॉर्मेशन। पहली बार डायरेक्ट एटीपी आपको कब मिला? वो तो ना फर्स्ट टाइम वाली सैलरी। सैलरी तो हमेशा आती है जॉब लगने के बाद, लेकिन जब पहली टाइम वाली सैलरी की खुशी होती है वो बाकी सेकंड मंथ या थर्ड मंथ आगे थोड़ी ना फील होती है। तो होता है ना पहली पहली बार। तो पहली बार एनर्जी कहाँ बनी? डायरेक्ट 7th स्टेप में ना। 7th स्टेप में बनी या नहीं बनी? 7th स्टेप कौन सा स्टेप है? जब हमने 1/3 बाई पीजीए से ये बनवाया, इसमें हमारे पास पहली बार एटीपी बनी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा स्टेप सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, अलग अलग स्टेप वो आपको लिख के दे देंगे। तो सबस्ट्रेट लेवल वो है जिसमें पहली बार एटीपी का फॉर्मेशन हुआ, डायरेक्ट एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ। एनएडीपी एनर्जी है लेकिन वो डायरेक्ट फॉर्म नहीं, इनडायरेक्ट फॉर्म। क्लियर? तो हमने ग्लाइकोलाइसिस के बारे में पढ़ा। ग्लाइकोलाइसिस हमारे किस साइंटिस्ट ने दिया था? ईएमटी पाथवे भी हम उसको बोलते हैं, एमिडॉन मेयरहोफ पर्नास ने दिया था। ये जो साइकिल होता है सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मतलब मोनोसेक्राइड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब मोनोसेक्राइड्स ही इसके अंदर जा सकता है। लेकिन अगर डाइसेक्राइड आ गए तो क्या करेंगे? सुक्रोज आ गया, उसको मोनोसैकेराइड में हम उसको मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ सुक्रोज आ गया तो उसको कन्वर्ट किसकी हेल्प से कराते हैं? इन्वर्टेज। अरे इन्वर्टेड। हम इन्वर्टेज इन्वर्टेज उसको ब्रेक डाउन कर देगा किसमें? ग्लूकोज में ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। और फ्रक्टोज में। तो ग्लूकोज के लिए तो सेम मैकेनिज्म हो जाएगा, लेकिन अगर फ्रक्टोज के लिए करेंगे तो साइकिल कहाँ से स्टार्ट करेंगे? मैम सेकंड स्टेप से। सेकेंड स्टेप से स्टार्ट करेंगे। मतलब हमारा वहां पे जब स्टेप बनेगा ना तो हमारे पास ऐसे स्टेप बनेगा। सबसे पहले फ्रक्टोज आएगा, तो फ्रक्टोज में पहले इसकी 6th पोजीशन पे लगवाएंगे तो बन जाएगा फ्रक्टोज 6 फोस्फेट। फिर इसकी 1st पोजीशन पे लगवा दो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट और यहां से हमारा सेम स्टेप फॉलो हो जाएगा। ठीक है? यहाँ पे कोई ऑक्सीजन का यूज हुआ नहीं हुआ, तो इसका मतलब ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक एनारोबिक दोनों के लिए कॉमन है, यूनिवर्सल प्रोसेस है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हुआ ना फूड का, पार्शियल ऑक्सीडेशन हुआ है नहीं हुआ है? यस मैम। क्लियर? तो ये था हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस जो कि हमारा रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप है। अब ये हम लोगों ने जो पायरुविक एसिड बनवा लिया है, अब इस पायरुविक ये प्रोसेस कहाँ पे चल रहा है? सेल के साइटोप्लाज्म में चल रहा है ना। अब साइटोप्लाज्म में आ गया है क्या आपका, मतलब बन चुका है पायरुविक एसिड। कितने मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के? 2 और पायरुविक एसिड अपने साथ क्या लेके आ रहा है? 2 एटीपी है इसके साथ और एक एन 2 NADH2 एक है या 2 है? 2 है मैम 2 है ना। इतने हैं ये सब लेके अपना कहां से साइटोप्लाज्म से निकल के किधर आ गया? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में आ गया है। किधर आया? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। और वहां पे अब ये रन कराएगा कौन सी रिएक्शन? लिंक रिएक्शन रहेगा। किधर हो रही है? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुविक एसिड विद 2 एटीपी और 2 NADH2 निकल के आया और ये अब लिंक रिएक्शन करेगा। लिंक रिएक्शन में क्या होगा? पायरुविक एसिड का फॉर्मूला पता है ना, CH3COCOOH। ठीक है? अब इससे हमको पता है, याद है हमको क्या बनना है? एसिटाइल को ए बनना है। 2 ही मॉलिक्यूल्स एसिटाइल को ए के बनेंगे। एसिटाइल को एक 2 कार्बन कंपाउंड है और ये कितना कार्बन है? 3 कार्बन कंपाउंड है। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पे 2 CO2 निकलेगा। क्लियर है ना? एसिटाइल को निकल रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास एक को एंजाइम हम यूज करते हैं विच इज 2COA। को एंजाइम ए हम इसको बोलते हैं। यस मुस्कान? मैम ये वाला स्टेप रिपीट कर दो जो भी आपने बोला। करते हो। सबसे पहले जो हमारा पायरुविक एसिड अभी ग्लाइकोलाइसिस करके आया है वहां से आया और मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर हो गया। जैसे ही मैट्रिक्स के अंदर आया पायरुविक एसिड, उसने कोएंजाइम ए के साथ और NAD पॉजिटिव इन सब के साथ मिलकर रिएक्शन करके क्या बना लिया? एसिटाइल को ए बनवा लिया। ये 3 कार्बन कंपाउंड है, ये 2 कार्बन कंपाउंड बना, तो इसका मतलब यहाँ पे CO2 निकला ही निकला होगा। ठीक है? कोएंजाइम OA क्या करता है?
ये एसिटाइल को ए बनवाने में हेल्प कर रहा है, सिंपल याद रखना है। Na पॉजिटिव किस में कन्वर्ट होगा, ये बनाएगा Na2, ठीक है। और 2 अब ऑब्वियसली दो पायरुविक एसिड है, 2 एसिटाइल को ए, 2 NaDH2, तो कितने NaDH2 बनेंगे, 2 ही NaDH2 बनेंगे। तो अब हमारे पास टोटल गेन कितना हो गया, मेरे पास अब क्या है, 2 एसिटाइल कोए है प्लस ये 2 ATP यहाँ थे, तो 2 2 जा कितने हो गए, 4 NaDH2 हो गए मेरे पास, और 2 ATP है 280 पे है। प्लस 2 ATP, और अभी 2 CO2 भी तो निकले ना। ये मेरा अब तक का गेन किसके अंदर है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स। ये सब माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर ही ये एसिटाइल को ए जाएगा किसमें, कि क्रेब्स साइकिल में। ये सबको मैम कोएंजाइम ए के साथ हम NAD+ को जोड़ क्यों रहे हैं? NAD पॉजिटिव क्या कर रहा है ना, सिर्फ अपना रिडक्शन कर रहा है यहाँ पे। NAD पॉजिटिव NaDH2 में कन्वर्ट हो रहा है, और अगेन यहाँ पे भी NAD पॉजिटिव कैसे बिहेव कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। इस रिएक्शन को कराने के लिए एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम का नाम याद रखना है आपको। किसको ब्रेक डाउन करा रहे हैं, पाइरुवेट को ना। यस मैम। तो एंजाइम का नाम क्या है, पाइरुवेट डिहाइड्रोजन डी कार्बोक्सिलेज, या फिर पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, दोनों नाम याद रखना। पाइरुवेट डी कार्बोक्सिलेज, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, याद हुआ। अच्छा एक बार फिर से रिपीट करो सबके सब। सबसे पहले ग्लूकोज बना, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, उससे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1 6 फॉस्फेट, देन उससे बना हमारे पास क्या 3PGAL, 3PGL by half 13 बाई PG से 3PGA, 2PGA, 3PGA और फिर PAP 2 का पायरुवेट। पायरुविक एसिड, ठीक है। उसमें पहले और तीसरे स्टेप में एनर्जी को हमने यूज करा था, 7th 8th और 10th में हम लोग एनर्जी बनवाया था, जिसमें जो हमारा 9th स्टेप था उसमें वाटर हमने बनवाया था। टोटल गेन मेरा सिर्फ और सिर्फ एटीपी था। वहां से पायरुविक एसिड निकल के आया, एंटर हो गया मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। पायरुविक एसिड ने पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कार्बोक्सिलेज की हेल्प से उसको एसिटाइल कोए में कन्वर्ट कर दिया, और साथ ही साथ 2 NaDH2 भी बनवा दिए, विच इज नॉन एज लिंक रिएक्शन। यहां तक क्लियरिटी है क्या आप लोगों को, बताओ। तनीषा यस मैम। समझ आ रहा है, यस मैम। चल। अब ये एसिटाइल कोए है ना, इस एसिटाइल कोए को हम बोलते हैं ये कॉमन एंट्रेंट है। क्या है ये, कॉमन एंट्रेंट। किसके लिए कॉमन एंट्रेंट है, क्रेब्स साइकिल के लिए। और क्रेब्स साइकिल याद रखना एरोबिक के अंदर होती है। अब इसको याद रखने की जो ट्रिक है वो है हमारी, अ सिटी इज kept silent for military operations। सुनिए ट्रिक, पहले सुनी होगी बहुत बच्चों ने। यस मैम। मैं पहली बार सुन रहा हूँ। अब साइकिल है, देखो ये, अब साइकिल है तो साइकिल में फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट ज्वाइन कराने जरूरी है ना। देखो जिस वे में मैं बता रही हूँ ना, उस वे को समझो, फिर कभी नहीं भूलोगे आप स्क्रिप्ट साइकिल को। इवन क्वेश्चन भी कभी भी गलत नहीं होगा। तो हमको फर्स्ट और एंड पॉइंट को ज्वाइन करा के रखना, ठीक है, तभी तो साइकिल बनता है। ए फॉर एसिटाइल कोएंजाइम है। एसिटाइल एसिटाइल कोएंजाइम। टी फॉर सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड, या फिर सिट्रेट भी हम बोल देते हैं। इज फॉर आइसो सिट्रेट या सिट्रेट। केप्ट फॉर अल्फा कीटो ग्लूटारेट या फिर ग्लूटारिक एसिड। साइलेंट से याद रखना है, साइलेंट में 2 कंपाउंड आएंगे, पहले एंजाइम आएगा, बाद में सबस्ट्रेट। एंजाइम क्या है, सक्सीनेट को ए, फिर सबका सबस्ट्रेट बनेगा विच इज योर सक्सीनेट,
देखो सक्सिनाइल कोए पहले एंजाइम फिर सबस्ट्रेट, 4 फ्यूमारेट मिलिट्री मैलेट मैलेट ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड या फिर एसीटेट। सीक्वेंस याद रहेगा, सबसे पहले मेरे पास एसिटाइल को किससे कंबाइन करेगा, ऑपरेशन से कंबाइन करेगा ऑक्सैलो एसीटेट, क्या बनाएगा सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड से आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट, इससे सक्सिनाइल, सक्सिनाइल को ऐसे सक्सिनेट, फिर सक्सिनेट से फ्यूमरेट, फ्यूमरेट से मैलेट, मैलेट से ऑक्सैलो एसीटेट। याद है? अब बना के देखते हैं, चलो साइकिल को, ट्रिक को हटाओ, बनाओ। एसिटी से एसिटाइल कोए किसके साथ कंबाइन कराएगा ये, ऑक्सैलो एसीटेट से क्या बनाएगा, सिटी, सिटी मतलब सिट्रेट, Said. आइसोसिट्रेट, केप्ट अल्फा अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, शॉर्ट में लिख लो अल्फा कीटो, इज केप्ट साइलेंट, साइलेंट में पहले एंजाइम आएगा सक्सिनाइल कोए, सक्सिनाइल कोए, फिर सबस्ट्रेट आएगा, सक्सिनेट, is kept silent, 4 फ्यूमेरेट, मिलिट्री मैलेट, ऑपरेशन। हो गई साइकिल याद हमको? अब साइकिल तक बताओ, याद होगी ऐसे या नहीं होगी? ओके। हो गई ना? अब नेक्स्ट चीज आप लोगों को क्या डिफिकल्ट लगती है, क्या डिफिकल्ट लगता है नेक्स्ट चीज? मैम वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ईटी अरे अभी तो इसमें भी बचा है ना कि किस स्टेप में क्या बन रहा है, मैम वो इसमें नहीं याद रखोगे, है ना? ध्यान से समझो, देखो एसिटाइल को है ऑक्सैलो एसीटेट से सिट्रेट बना, सिट्रेट का सिंथेसिस करा रहा है तो एंजाइम यूज होगा सिट्रेट सिंथेस, ये एंजाइम याद रखना, ये याद रह जाएगा। फिर आइसोसिट्रेट बना, अब एसिटाइल को कितने कार्बन कंपाउंड था, 2 कार्बन, 2 कार्बन, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 4 कार्बन, 4 और 2 ने मिलके बनाया 6 6 कार्बन, आइसोसिट्रेट भी क्योंकि सी का आइसोमर है 6 कार्बन, अल्फा कीटोग्लूटारेट 5 कार्बन, सक्सिनाइल को 4 कार्बन। अब हमको ऑक्सैलो एसीटेट तक 4 कार्बन लेके आना है तो हम आगे नहीं कम कर सकते, तो ये सारे 4 कार्बन है। इतना समझ आया? अब यहां तक तो देखो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे एक कार्बन कम हुई तो कहीं पे भी कार्बन अगर कम होती है तो हमारा डाउट जाता है कि भाई वहां से CO2 निकल के गया होगा, यहाँ पे भी कार्बन कम हुई तो यहाँ पे भी एक CO2 निकल के गया है। CO2 कभी भी अकेला नहीं निकलता, आपने लिंक रिएक्शन में भी देखा था कि भाई यहाँ पे 2 CO2 निकला है तो साथ ही साथ NaDH2 भी निकल के लाए हैं, ये CO2 निकले थे तो NaDH2 निकल के आते हैं साथ में, तो यहाँ पे भी CO2 निकला है तो अपने साथ 2 NaDH2 मतलब एक NaDH2 लेके आएगा। अभी एक साइकिल की बात कर रहा है, साइकिल कितनी बार रन होगी है, 2 बार रन होगी ना, क्योंकि 2 एसिटाइल को है 6 और बनाने के लिए। अपने साथ एक NaDH2 लेके आएगा। ये याद हुआ? बहुत क्वेश्चन आता है बेटा इस वाले स्टेप पे, तो सीरियसली बहुत आता है कि हमारा जो अल्फा कीटो ग्लूटारेट है ना, इसमें सक्सेसिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है, इससे पहले भी इससे बाद में भी। अब याद कैसे रखोगे, इसी स्टेप पे होता है। ट्रिक पे आना जरा एक बार। ट्रिक हमको क्या बताती है, अ सिटी इज केप्ट साइलेंट फॉर, मतलब हमको क्या करना है, एक सिटी को बिल्कुल साइलेंट रखना है। होता है ना कर्फ्यू लग जाता है जब किसी एरिया के अंदर, तो किसी को घर से बाहर नहीं निकलना होता है, तो हमको उस सिटी को बिल्कुल साइलेंट रखवाने में मेहनत लगती है, नहीं लगती है? किसी भी चीज को केप्ट करने में मेहनत लगेगी ना, केप्ट किसी को केप्ट मतलब रखना होता है ना, किसी चीज को रखने में मेहनत लगती है, तो जहां मेहनत ज्यादा लगेगी वहीं तो एनर्जी ज्यादा लगेगी, तो मेहनत यहाँ लग रही है तो एनर्जी भी तो ज्यादा यहीं पे है। डन? यस मैम, अब आ जाओ नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे सक्सिनाइल से सक्सिनेट निकल रहा है
मतलब इज केप्ट साइलेंट, सेम स्टेप है, तो एनर्जी करेंसी है एटीपी। एटीपी के सेम वाली फॉर्म कौन सी है? GTP. जीटीपी। तो यहाँ पे क्या निकलेगा? एक जीटीपी निकलेगा। एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और जीटीपी इज गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। अब सक्सिनेट से फ्यूमारेट बन रहा है, इज केप्ट साइलेंट 4, तो मतलब फ्यूमारेट मतलब अगर ये एनर्जी भी निकालेगा ना तो अपनी ही फॉर्म में निकालेगा। फॉर्म एफ वाली कोई है हमारे पास एनर्जी? FADH2. FADH2। तो यहाँ पे हमारे पास FADH2 रिलीज हो जाएगा। और मैलेट क्या था? मिलिट्री। अब मिलिट्री तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होता है, गवर्नमेंट को हम पैसे थोड़े ना देते काम कराने के लिए, वो तो गवर्नमेंट देती है, तो हम यहाँ पे कोई एनर्जी नहीं देंगे मिलिट्री को, कोई एनर्जी नहीं। लेकिन ऑपरेशन कराने में मेहनत लगती है तो यहाँ पे भी एनर्जी निकलेगी, NADH2। तो टोटल 3 स्टेप में NADH2 निकल रहा है, एक तो सक्सेसिव स्टेप में अल्फा कीटोग्लूटारेट और एक जब हमको ऑपरेशन कराना हो रहा है तब। फिर सक्सिनाइल से सक्सिनेट में सेम है तो एटीपी का सेम जीटीपी, फॉर्म अपनी ही फॉर्म में एनर्जी निकालेगा, वो है FADH2। याद होगा अब किस स्टेप में किस टाइप की एनर्जी रिलीज होगी? Yes, ma'am. अब इसमें SLP बताओ मेरे को क्या, एक सेकेंड रखो। यहाँ SLP कौन से किसको मानेंगे हम? सक्सिनाइल से सक्सिनेट वाले में। सक्सिनाइल टू सक्सिनेट, ये हमारा फर्स्ट SLP हो गया। अब एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है यहाँ पे, क्या आता है क्वेश्चन? सक्सिनेट से फ्यूमारेट कन्वर्ट कराने के लिए ये साइकिल कहाँ चल रही है? पहले तो मुझे ये बताओ। मैट्रिक्स में चल रही है ना? मैट्रिक्स। एक एंजाइम है सक्सिनेट से फ्यूमारेट में कन्वर्ट कराने के लिए, इस एंजाइम का नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम कहाँ रहता है? ये रहता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ Mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो ना, ये एंजाइम आपकी रिएक्शन कराने के लिए इनर मेम्ब्रेन से निकल के मैट्रिक्स में आ रहा है, तो काफी इंपॉर्टेंट एंजाइम है ना, इसको भाग तो देना पड़ेगा, तो इसलिए इस पे क्वेश्चन पूछ लेता है नीट। ये सबको अब बताओ आप। मैम ये FADH2 वाला फॉर्मेशन एक बार फिर से बता दो, मेरे नेट थोड़ा फ्लक्चुएट कर गया। सक्सिनेट से फ्यूमारेट बन रहा है, तो इस स्टेप में जो एनर्जी है वो FADH2 की फॉर्म में रिलीज होगी। याद रखने का तरीका, F4 फ्यूमारेट, FADH2 की फ्यूमारेट हमने याद है, इज केप्ट साइलेंट 4, तो मतलब यहाँ पे जो एनर्जी निकलेगी वो अपनी ही फॉर्म में निकलेगी। F4 फॉर्म, F4 FADH2, F4 फ्यूमारेट। ओके ठीक है। अब मेरे को बताओ, मैंने आप लोगों को ग्लाइकोलाइसिस करा दिया, क्रेब्स साइकिल करा दिया, लिंक रिएक्शन करा दिया, इन तीनों में आप लोगों के क्या क्या डाउट्स हैं? 1 बाय 1 करके मेरे को बताओ। दीपू है क्लास में? मैं क्वेश्चनिंग करोगे क्या सर? है कोई डाउट? याद हुआ? अच्छा खुद बताओ, याद हुई आप लोगों को रिएक्शंस या नहीं? चलो फिर अब आ जाता है आप लोगों का सबसे डिफिकल्ट जो आप लोगों को लगता है, वो है आपका ETS। ETS समझ लेता है। अच्छा वो पूरा मैपिंग तो बताना जरूरी है क्या, कि ये हमारा टोटल कितना ATP बनता है? हमारा 38 ATP बनता है ना, 38 ATP, लेकिन NCERT इसको कभी कभी 36 लिख के देती है, तो उसको याद रखने का तरीका पता है क्या होता है? कैलकुलेट करोगे तो 38 बनेंगे। अब माइटोकॉन्ड्रिया खुद भी तो एक जीता जागता ऑर्गेनेल है ना, तो क्या करता है, 2 ATP खुद यूज कर लेता है, सारी की सारी नहीं देता, तो इसलिए आंसर 36 भी आता है टोटल। अब वो काउंट कैसे करोगे? अच्छा चलो मेरे को 38 आप लोग पूरा का पूरा मैपिंग करके दिखाओ खुद से। आप लोगों के पास 2 मिनट है, आप लोग मुझे लिख के बताओगे ग्लाइकोलाइसिस का टोटल गेन क्या था और लिंक रिएक्शन का टोटल गेन लिखो इसके आगे, और क्रेब साइकिल का टोटल गेन लिखो, और फिर एंड में मेरे को यहाँ पे इज इक्वल्स टू 38 ATP चाहिए हर एक बच्चे का, और जल्दी जल्दी से ग्रुप में शेयर करो 2 मिनट में, फिर ETS कराऊंगी आपको। आज ETS कर लेंगे हम,
एनारोबिक कर लेंगे और इसके बाद ETS एनारोबिक, और क्या था, C3 साइकिल भी करा दूंगी। C3 C4 वाला भी थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट हम कर लेंगे। करो जल्दी से, फोटो क्लिक करो एंड ग्रुप में शेयर करो। कौन से ग्रुप में करना है? वो जो नीट टॉप सुपर बैच बना हुआ है ना, उस वाले ग्रुप में करना है। भेजो जल्दी जल्दी से। प्रॉब्लम आ रही है तो पूछ लो, अगर लग रहा है कहीं पे कि मैम 38 नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इस मैपिंग को करने से ना आपके माइंड में तीनों की तीनों जो रिएक्शंस है ना वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। मैम डन। शेयर किया? यस मैम। मुस्कान का है सिर्फ। मैम कौन से ग्रुप पे करना था? नीट 2024 सुपर बैच। मैम एक सेकंड कर रही हूँ। अच्छा, पर्सनल वाले पे, वैसे वाले पे कर दिया तो मैं चेक कर लूंगी। मुस्कान ने भेजा है, ग्लाइकोलाइसिस में लिख दिया डायरेक्ट 2 ATP एंड 2 NADH। मुस्कान, सिर्फ NADH लिखोगे, इसके आगे 2 1 कुछ नहीं लिखना मैम लिखना है टू। बेटा। इतना रफली नहीं किया करते। मैम आई थिंक हम उस ग्रुप में नहीं है। गुंजन आप नहीं हो? आपका नंबर 999 से स्टार्ट होता ना? नो मैम ये 888। एक सेकेंड, गुंजन, गुंजन है मेरे पास। हाँ, देखो ऐड हुए क्या ग्रुप में। मैम 999 वाला मत करना, वो सिस्टर का है। हमारा न्यू नंबर है, 888 से है वो। कोई बात नहीं, आपने जिस भी ग्रुप में भेज दिया ना, मैं उसी में देख लेती हूँ। ओके मैम। गुंजन ने भेजा ग्लाइकोलाइसिस। दीपू आपके पास नंबर है बेटा मेरा? हाँ मैम है, लेकिन हो नहीं रहा है मुझे। देखो, गुंजन ने भेजा है ग्लाइकोलाइसिस में 2 NADH2, ठीक है, 2 ATP, लिंक रिएक्शन में 2 NADH2, वेरी गुड। क्रेब साइकिल में 1 GTP, 1 FADH2 एंड 6, अच्छा 2 2 लिख 2 2 कर दिया बाद में हमने इसको, ठीक है ठीक है ठीक है। टोटल हुआ हमारा गेन। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, ये सही है आपका बिल्कुल। हर्षिका हो गया? आरिफ? मैम भेज रहा हूँ। भावना, इतना भी नहीं करना था बेटा, इतना आलस लिखने में ऐसे कैसे चलेगा? नीलम? हम 1 मिनट बस।
2 मैम भेज दिया। ठीक है 2 NADH2 2 GTP 2 FADH2 सही है। ऑलमोस्ट सबका सही है। तनीषा आपका हो गया? तनीषा, नीलम, संदोष, आई थिंक हो गया होगा। देखो सबका ग्रुप में तो आ गया है 2 NADH2 ठीक है। लिंक रिएक्शन में सिर्फ ये कैलकुलेट नहीं किया आपको इनको, है ना भाई। बहुत आलस करते हो आप लोग लिखने में। अच्छे से लिखना सीखोगे तभी तो कुछ आपके माइंड में चीजें बार बार रिकैप होंगी। लिखने की आदत डालो। अब बताओ मेरे को ईटीएस में कितने कितने बच्चों को प्रॉब्लम, ईटीएस से क्या प्रॉब्लम आती है? अच्छा आप लोगों को मैम एक बार इसके मैम पेप साइकिल के स्टेप्स बता दीजिए, मतलब कौन कौन से स्टेप के नंबर्स में जो हमारे DH2 हैं और GTP वगैरह वो निकलेंगे, वो अच्छा नोट कर लूंगा। नंबर लिखना है। देखो नंबर नोट कर लो ना यहीं से। मैम भेज दिया। ये हमारी पहली रिएक्शन है एसिटाइल कोऑक्सैलोएसीटेट। सिट्रेट से ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये आपका फिफ्थ, दिस इज सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ। ये हो गया। तो अब आप देख लो थर्ड स्टेप पे, फोर्थ स्टेप पे बन रहा है, फिफ्थ पे ये बन रहा है, सिक्स पे बन रहा है और एट्थ पे बन रहा है। ऐसे इसके स्टेप में कभी नहीं पूछते कि इसके कौन से स्टेप में, सिर्फ डायरेक्टली से पूछता है आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटो कौन से, मतलब पूरा नाम लिख के देता है सबस्ट्रेट का इस रिएक्शन के साथ। ओके मैम ठीक है। चलो तो अब आ जाता है हम हमारे क्रेब्स साइकिल पे। नहीं क्रेब्स ईटीएस पढ़ने वाला ना। तो ईटीएस को मैंने आपको क्या बताया था, ईटीएस को हम क्या बोलते हैं? बैंक ना। कहाँ चलता है ईटीएस? मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को इसको हल्का सा डिटेल में कराऊंगी। वैसे इसकी जरूरत नहीं है डिटेल की, लेकिन आप लोगों के अंदर से फियर निकल जाएगा इसका। ये अब माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन, ये आपकी इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन को क्रिस्टा बोलता है ना। माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट है ये। बाहर क्या है सारे में? बाहर साइटोप्लाज्म था। सेट। अब साइटोप्लाज्म के अंदर हमारा कौन सा रिएक्शन हुआ था? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलाइसिस हुआ था। अब वहां पे ग्लाइकोलाइसिस हुआ, ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू देखो लिख लेता है, चलो इसको। ग्लाइकोलाइसिस से हमारा जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज किसमें बना? पायरुविक पायरुविक एसिड हुआ। अब ये पायरुविक एसिड निकला और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आके बैठ गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये अपने साथ अकेला नहीं आया, ये अपने साथ 2NADH2 लेके आया और 2 ATP। अब ATP का तो देखो हमें काम नहीं है, ATP की तो जरूरत नहीं है हमें लिखने के लिए। फिर ये जैसे ही पायरुविक एसिड अंदर आया, इसने लिंक रिएक्शन कर लिया और लिंक रिएक्शन करके 2 और NADH2 बनवा दिए। बनवाए नहीं बनवाए? फिर मैट्रिक्स में ही आपकी क्रेब साइकिल चल गई, जिसकी वजह से कितने और NADH2 बन गए? 6 और NADH2 बन गए 6 और साथ ही साथ 2 FADH2 बन गए। तो ओवरऑल अगर मैं आपसे पूछूं मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में कितने NADH2 है? 2 to 4 और 6, 10 NADH2 है। तो मैं इसको 10 ही लिख दूं, 10 लिख सकती हूँ ना। 10 NADH2 2 FADH2 है। अब ये NADH2 और FADH2 क्या होता है ना, जैसे ही मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होता है ना कि ब्रेक होना शुरू हो जाता है। ब्रेक मतलब इनका ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाता है। अब NADH2 का ऑक्सीडेशन कैसे होगा? ऑक्सीडेशन होके D पॉजिटिव प्लस 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। और FADH2 का कैसे होगा? FAD प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये रिएक्शन समझ में आया क्या हो रहा है? ये यस मैम। ऑक्सीडेशन है ना। तो अब ये NADH2 और FADH2 क्या होंगे? ये वापस से रिसाइकल हो जाएंगे, क्योंकि अब खुद देखो ना साइटोप्लाज्म में 2 NADH2 बन रहा है। कहाँ से आएंगे इतने सारे NAD पॉजिटिव?
बार बार नहीं बनते रहते हैं, यही रिसाइकिल होते रहते हैं। तो ये सब तो रिसाइकिल होके वापस चले गए। अब ये जो बच गए ना, इनका क्या करें हम? अब यही हमारी ईटीएस को रन कराएंगे। अब जो हमारी ईटीएस है, ईटीएस में क्या है, इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर ऐसे 5 कॉम्प्लेक्स उगता है। याद रखने का अच्छा सा तरीका, मैंने ईटीएस को बैंक से क्यों कंपेयर किया? ईटीएस को बैंक से इसलिए कंपेयर किया, आप लेट सपोज आरिब है हमारे पास, आरिब ट्यूशन पढ़ाता है ना, तो उसको वहां से उसकी सैलरी कैसे मिलती है? चेक की फॉर्म में मिलती है, मान लेते हैं। तो आरिब क्या करता है, बैंक जाता है और बैंक जाके वो चेक उनको देता है, तभी तो उसको कैश निकाल के देंगे ना। ठीक है, हमारे पास नीलम है, नीलम भी कोई पार्ट टाइम जॉब करती है जिसको उसकी सैलरी उसके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में क्रेडिट होके आती है। तो नीलम अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल लेके बैंक पहुंच जाती है पैसे लेने के लिए। आरिब और नीलम का काम एक ही है ना, दोनों को क्या चाहिए? पैसे चाहिए। बोलो भाई, कुछ तो बोलो। यस मैम। यस है ना, मैम। दोनों का, लेकिन दोनों का डिपार्टमेंट अलग अलग है। ऐसे ही यहाँ पे भी डिपार्टमेंट डिवाइडेड है। 5 जैसे होता है ना, आपने अगर बैंक आप लोग गए होंगे, वो पिछले से गए होंगे, तो बैंक में ना वो होता है अलग अलग डेस्क बोलता है, या फिर उस कॉलम में चले जाओ, उस डेस्क पे चले जाओ, डेस्क नंबर 2, डेस्क नंबर 4, रूम नंबर 4, रूम नंबर 5, ये तो सुना ही होगा, चले जाओ, बोलता है ना। यस मैम। ऐसी इसके अंदर ऐसी डिसाइडेड है 1 2 3 4 5, 5 रूम है इसके अंदर। ये जो 5वां रूम है ना, ये वो रूम है जिसका काम है आपके हाथ में पैसे पकड़ाना, मतलब एटीपी बनाना। अब नीलम है, उसको भी कैश ही चाहिए, आरिब को भी कैश चाहिए, लेकिन आरिब को चेक को कैश में कन्वर्ट कराना है, नीलम को बैंक से निकलवाना है ना डिफरेंस। तो जो ये NaDH2 है, ये NaDH2 आपका कहाँ कहाँ काम करेगा? ये 1 2 नहीं 1 3 एंड 4, 1 3 और 4, इसका जो NaDH2 इज लाइक आरिब, ये आरिब है हमारा। ये चेक लेके जाएगा, पहले कॉलम नंबर 1 पे जाएगा, फिर 1 से उसको 3 पे भेज देंगे, 3 से उसको 4 पे भेज देंगे, और फिर 4 से 5 पे उसको पैसे मिल जाएंगे जाके। लेकिन नीलम जो है, नीलम के पास बैंक अकाउंट डिटेल है, नीलम सेकंड पे जाएगी, थर्ड पे जाएगी, फोर्थ पे जाएगी, और फिर 5th से उसको पैसे मिल जाएंगे। तो NaDH2 जो है, NaDH2 कौन कौन सा कॉम्प्लेक्स यूज करता है? 1 3 4 5। FeDH2 कौन कौन सा कॉम्प्लेक्स यूज करता है? 2 3 4 5। पहली चीज याद हुई? किसी को कोई प्रॉब्लम? कंफ्यूजिंग तो नहीं लग रहा है ना? बताओ बच्चों, अगर आपको लग रहा है ना कंफ्यूजिंग तो बता दो, हम थोड़ा सा और सिंपल वे में या थोड़ा सा और एग्जांपल्स लेके समझ लेंगे। लेकिन अगर आप बताओगे नहीं तो मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको किस पार्ट में कंफ्यूजन हो रहा है, कहाँ समझ आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा है। तो अब ये जो H पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन है, अब आप खुद इमेजिन करके देखो, मैट्रिक्स के अंदर ना क्या हुआ है, H पॉजिटिव आ गया, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन आ गया है और मस्ती कर रहा है मैट्रिक्स में। अब इन इलेक्ट्रॉन को तो मिल गई ये जंपिंग जंपिंग, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फर्स्ट से सेकेंड, सेकेंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ, ऐसे एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में घूम रहा है। मतलब ये क्या लगे हुए हैं यहाँ पे? दीज आर द इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है, एक कैरियर से दूसरे कैरियर। अब आप देख रहे हो ना, ऊपर से नीचे आ रहा है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल आ रहा है, नहीं आ रहा है? जब कोई भी चीज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में आएगी, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो यहाँ पे कुछ एनर्जी रिलीज होगी। उसी एनर्जी का यूज करके, उसी एनर्जी का यूज करके ये जो अंदर हाइड्रोजन घूम रहे हैं ना, इन हाइड्रोजन को यहां से उठा के हम बाहर फेंकेंगे। बाहर का मतलब साइटोप्लाज्म में नहीं, इस इनर मेम्ब्रेन स्पेस में। कौन सी एनर्जी को यूज करके? जब ये इलेक्ट्रॉन एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में घूम रहे हैं, तो इन हाई एनर्जी से लो एनर्जी में जा रहे हैं, हाई पोटेंशियल से, तो अपने अंदर से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करते हैं। उस एनर्जी का यूज करके इन प्रोटॉन्स को, इन हाइड्रोजन को मैट्रिक्स से उठा के इनर मेम्ब्रेनस स्पेस में शिफ्ट करेंगे। ये हो रहा है यहाँ पे फर्स्ट। Electrons move from high energy to low energy. In this case, some energy released in this process, and then we will use this energy for the transfer of hydrogen from matrix to the inner membrane space. Is it done?
यस मैम। और फिर जब हमारे ये प्रोटॉन्स कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे इनर मेम्ब्रेन स्पेस में। अब इनर मेम्ब्रेन स्पेस में ग्रेडियंट बढ़ गया है, ठीक है। अब इनको यहां से उठा के वापस मैट्रिक्स में भेजेंगे हम, यहां से उठा के वापस मैट्रिक्स में भेजेंगे। और जब हम इनको वापस मैट्रिक्स में भेजेंगे ना, तो हम बदले में क्या लेंगे, इनसे एनर्जी की डिमांड करेंगे। तो ये हमको रिटर्न में क्या देगा, एटीपी, कि भाई मैं तुमको 2H पॉजिटिव वापस दे दूंगा, लेकिन तुमको मुझे बदले में एक एटीपी देना पड़ेगा। तो यहां से हमारी एटीपी बन जाती है। अब कैसे बनती है कैसे नहीं बनती है, पहले कॉम्प्लेक्सेस के नाम लिख लो। सबसे पहले वी हैव कॉम्प्लेक्स नंबर 1। कॉम्प्लेक्स नंबर 1 का नाम है FMN FES। इसको शॉर्ट में NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। तो इसका मतलब यहाँ पे NADH को 1 से ही तो स्टार्ट कर रहा है ना, और 2 वाला हम FADH2 को 2 से स्टार्ट कर रहा है। तो 2 वाला क्या है हमारे पास, ये है आपका FADH2। FADH2 कहाँ रिलीज हो रहा था, सिर्फ फ्यूमरेट बनते टाइम रिलीज हो रहा था ना। यस मैम। और वहां पे एंजाइम कौन सा था जो फ्यूमरेट बनवा रहा था, फ्यूमरेट मैम डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। वही सक्सिनेट, वो ना मैंने बताया था ना, इनर मेम्ब्रेन से आता है, मैट्रिक्स में काम करता है, तो यही वाला तो है, सेकेंड कॉम्प्लेक्स में बैठा हुआ है ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ये है। इसको बोल देते हैं FAD FES, FMN FES FADS। और फिर आपका आ जाएगा BC1 और A3। बताओ कुछ डिफिकल्टी है क्या याद रखने में। और जो लास्ट वाला है ये एटीपी बनवाता है, दिस इज एटीपी सिंथेटेज, एटीपी सिंथेज। हुआ याद, फिर से रिपीट करूं। अच्छा कोई एक स्टूडेंट मेरे को, क्या था? लास्ट वाला एटीपी सिंथेज, 5वां जो आपको कैश देगा निकाल के, एटीपी सिंथेज। कोई एक बच्चा इसको रिपीट कर दो फटाफट से, विद इन अ मिनट। आपको करेगी। मैम एक चीज पूछनी थी। पूछो। मैम आपने कहा कि जो हमारा H+ अंदर ल्यूमेन में ज्यादा हो जाएगा तो वो बाहर वाली मेम्ब्रेन की तरफ जाएगा तो कुछ एनर्जी रिलीज करेगा। उसके बाद जब बाहर ज्यादा हो जाएगा तो वो अंदर की तरफ आना चाहेगा, तो वो एनर्जी गेन करके ही तो अंदर आ पाएगा ना। देखो थ्री जो बाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से लो एनर्जी में मूव कर रहा है, तो उस ठीक है। टाइम पे एनर्जी रिलीज हो रही है कुछ इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से। उस एनर्जी का यूज करके हाइड्रोजन बाहर से अंदर आएंगे, मतलब अंदर से बाहर बोल लो, मैट्रिक्स से इनर मेम्ब्रेन स्पेस में। अब इनर मेम्ब्रेन स्पेस में मैट्रिक्स से वो खुद नहीं जा सकते क्योंकि अब कोई एनर्जी नहीं मिल रही है। अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर 5 है ना, इस 5 के अंदर F0 F1 लगे हुए हैं, F0 F1 चैनल्स जो कि हाइड्रोजन को शिफ्ट करेंगे वापस मैट्रिक्स में। कोई एनर्जी नहीं लगी, F0 F1 ये काम करेंगे। और जैसे ही वो अपने अंदर F0 F1 के अंदर ये होता है कि आप मेरे अंदर से 2 हाइड्रोजन शिफ्ट करोगे तो मैं आपको एक एटीपी बनवा के दूंगा, ये होता है। आया समझ में। यस मैम। चलो अब ना मैं आपको एक साइकिल दिखा देती हूँ यहाँ पे बना के। कौन से वाला बना रही हूँ मैं, NADH2 वाला बना देती हूँ। अब हमको ये पता है कि एक NADH2 कितने एटीपी बनवाता है, 3 एटीपी। 3 एटीपी। 3 एटीपी बनवाता है। टोटल कितने NADH2 है, मैम 10। 10 NADH2 है। एक NADH2 से 2H पॉजिटिव निकलता है, यस मैम। तो 10 से कितने निकलेंगे, 20। यस मैम 10 पॉजिटिव निकलेंगे। एक NADH2 से 3 एटीपी बनता है, तो 10 से कितने एटीपी बने, 30 एटीपी। 60 कौन बोल रहा है 60 63 ये सब। एक NADH2 3 एटीपी देता है, तो 10 NADH2 30 एटीपी ही तो देंगे, है ना। यस मैम।
चलो, एक ऐसी मैम चीज आपको यहाँ पे बताऊंगी जो आपने सोची नहीं ऐसे होगी तो 30 देंगे। मैम अभी आपने कहा था कि जो हमारे F1 F1 होते हैं 20 हाँ 2 पे एक एटीपी देते हैं, मैम यहाँ तो 10 पे दोबारा सिलेक्ट है। दोबारा बोलो दोबारा। मैम अभी आपने बोला था मैम ऐसे तो ये 380 दे रहा है तो 30 हो जाएगा, बट अगर आपने ये भी तो बोला ना 1H प्लस से 1 ATP, तो 1 NADP से तो 2H प्लस निकल रहा है, तो हिसाब से फिर 2 के हिसाब से देखेंगे या H प्लस के हिसाब से देखेंगे या NADH के हिसाब से देखेंगे। 2H प्लस से एक ATP मिल रहा है। हाँ, वो H प्लस वाला ही कौन सा अभी बताओगे, ध्यान से देखना। एक NADH2 से 3 ATP। आवाज अभी क्लियर आ रही है ना मेरी? यस मैम। यस मैम, एक तो क्लियर है। NADH2 gives 3 ATP और एक NADH2 से 2 H पॉजिटिव निकलता है ना। ऐसे 10 NADH2 से 20 H पॉजिटिव निकलेंगे और 10 NADH2 से 30 ATP बनने चाहिए। 30 बनने ATP। चाहिए की बात कर रहे हो, है ना। चलो, अब इसी को समझते हैं थोड़ा सा। और अच्छा, अगर आप लोगों ने थोड़ा केमियोस्टैटिक पढ़ा होगा ना, तो उसमें आपने ये पढ़ा होगा कि जब हम 2 H पॉजिटिव को शिफ्ट करते हैं तो उससे एक एटीपी बनता है ना। यस मैम। यस तो मैम। हमारे पास तो सिर्फ 20 H पॉजिटिव है, तो इससे कितने बनेंगे फिर? 10 10 मैम 20 अरे 20 कैसे भाई, 10 2 H बनेंगे। पॉजिटिव 10 10 एटीपी बनेंगे। तो देखो, बनने कितने चाहिए? 30। बनेंगे कितने? 10। 10। ठीक है, अब इसको भी थोड़ा सा देखो। ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स नंबर 3। अब NADH2 के लिए बना रही हूँ तो सारे कॉम्प्लेक्स नहीं बनाऊंगी ना, 1 3 4 5 बनाऊंगी बस। यस मैम। तो 1 3 4 5 कॉम्प्लेक्स बना दिया। पहला कॉम्प्लेक्स FMN FES। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 कौन सा है? साइटोक्रोम BC1 A3। और सबसे लास्ट वाला कौन सा है? F0 F1 ATP सिंथेज। कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4। सबसे लास्ट 1 वाले 3 4 5 होगा ना। F1 F0 होता है। हाँ सॉरी 1 2 3 नहीं, 1 3 4 5। 1 3 4 5। F1 F0 होता है, F0 F1 होता है। F0 मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड कौन सा पार्ट होता है? F0 और बाहर प्रोट्रूड आउट F1 होता है। ठीक है, तो इसका जो फेस होगा वो फेस किधर होगा? मैट्रिक्स की साइड होगा ना। देखो, अंदर मैट्रिक्स है, इधर इधर मैट्रिक्स है, और यहाँ पे क्या है? ये इनर इंटरनल मेम्ब्रेन स्पेस। इनर मेम्ब्रेन स्पेस है, और ये क्या है? ये आउटर मेम्ब्रेन है ना, बीच में स्पेस है। ये आउटर मेम्ब्रेन और ये आपकी इनर मेम्ब्रेन जिसके अंदर ये कॉम्प्लेक्स लगे हुए हैं, ये बीच में स्पेस है। तो मैट्रिक्स से उठा के यही तो डालना है हमको इनर मेम्ब्रेन स्पेस में। कंफ्यूजन तो नहीं? जैसे आता है, आपको पता है NADH को सेम साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन होने में इसके अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, तो अब ये क्या करेगा? FMN ने इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लिया और FES को दिया। फिर FES से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना है? कॉम्प्लेक्स 3 में। अब 1 और 3 के बीच में गैप आ गया, नहीं आ गया बहुत सारा? राइट और नॉट? 1 और 3 के बीच में गैप आएगा क्योंकि हमने 2 वाला स्किप किया है। तो उस गैप के टाइम पे इलेक्ट्रॉन को कौन कैरी करेगा? तो उनके टाइम पे इलेक्ट्रॉन को कैरी करने के लिए वी हैव इलेक्ट्रॉन कैरियर विच इज नोन एज यूबिक्विनोन। तो यूबिक्विनोन का काम है इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स 1 कॉम्प्लेक्स 3 के बीच में कैरी करना।
ये सबको बताओ। मैम एक बार फिर से स्टार्टिंग से प्लीज। देखो हमारा जो NaDH2 है उसके अंदर हम कॉम्प्लेक्स 1, 3, 4, 5 यूज कर रहे हैं। हमारे पास एक NaDH2 का ऑक्सीडेशन हुआ जिससे मेरे को पास NAD पॉजिटिव बना प्लस 2H पॉजिटिव बना प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बना। अब ये NAD पॉजिटिव तो वापस से रिसाइकिल हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पे मूव कर रहा है और इन H पॉजिटिव को हम शिफ्ट करेंगे। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 के पास आए, 1 से हमको 3 में शिफ्ट करना है, बीच में हमने 2 वाला स्किप करना है कॉम्प्लेक्स, गैप आ गया है 1 और 3 के बीच में, तो एक कैरियर की जरूरत पड़ेगी। वो कैरियर है यूबिक्विनोन, जिसको हम बोलते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। किस किस के बीच में है? बिटवीन 1 एंड 3। क्वेश्चन आता है यहाँ से 1 और 3 के बीच में। अब 3 ने लिया इसको इलेक्ट्रॉन को और 3 ने इसको किसको दे दिया? 4th को। अब 3rd और 4th के बीच में भी गैप होता है काफी, उस गैप को कवर करने के लिए वी हैव साइटोक्रोम सी कॉम्प्लेक्स। साइटोक्रोम सी भी एक क्या है? मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है ये। तो हमारे पास 2 मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर हुए ना, एक यूबिक्विनोन और एक साइटोक्रोम सी। साइटोक्रोम सी किस किस के बीच में है? 3 और 4 के बीच में। और यूबिक्विनोन कहाँ है? फर्स्ट और थर्ड के 1 और 3 के बीच में। 1 और 3 के बीच में यूबिक्विनोन है। और किसके बीच में? 4 नहीं है ना, 3 और 4 के बीच में। 3 और 4 के बीच में साइटोक्रोम सी है। अब एनसीईआरटी लाइन लिखती है कि ये जो साइटोक्रोम सी वाला कैरियर है ना, एक छोटा सा प्रोटीन है, स्मॉल प्रोटीन, जो कि पता है कहाँ प्रेजेंट है? इट इज लाइक टुवर्ड आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन। ये हमारी इनर मेम्ब्रेन है, तो इस इनर मेम्ब्रेन के यहाँ पे लाई कर रहा है ये बाहर। और ये यूबिक्विनोन जो है ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर है, लेकिन साइटोक्रोम सी इनर मेम्ब्रेन के बाहर की साइड प्रेजेंट है। समझ आएगा? लोकेशन पूछ सकता है, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ साइटोक्रोम सी, एंड किस किस के बीच में इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है? 3 और 4 के बीच में। 1 और 3 के बीच में यूबिक्विनोन, 3 और 4 के बीच में साइटोक्रोम सी, छोटा सा प्रोटीन है। और फिर 4 से 5 में चला जाएगा। समझ आया? 1 से 3, 3 से 4। यस मैम। अब क्या होगा? 4 तक Yes, ma'am. जैसे ही इलेक्ट्रॉन आए, जो एंड पार्ट होता है ना, एक क्वेश्चन आता है यहाँ से कि सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है? वो होता है आपका A3। A3 के पास जैसे इलेक्ट्रॉन आ गया ना, तो A3 इसको 5th वाले को नहीं देगा, क्योंकि 5th वाला क्या है? ATP सिंथेज है, उसका काम इलेक्ट्रॉन लेना नहीं है। यहाँ पे बैठा रहता है हमारा ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन अभी इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। तो अभी क्या करेगा? हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है, 2 इलेक्ट्रॉन को इसने एक्सेप्ट करा, साथ ही साथ ये बोलेगा कि भाई मुझे 2 हाइड्रोजन भी दो तुम, और क्या बना लेगा? एक वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन है? ऑक्सीजन। और कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में पूछे कि लास्टली इलेक्ट्रॉन कौन से कॉम्प्लेक्स के पास आता है, तो आप क्या बोलोगे? साइटोक्रोम A3। आया समझ में? आया नहीं? यस मैम। अब एक चीज, अब जैसे ही FMN से FES में इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो ये 2 हाइड्रोजन को शिफ्ट करेगा। फिर जैसे ही आपका यूबिक्विनोन के पास इलेक्ट्रॉन आएगा, तब ये 2 प्रोटॉन्स को शिफ्ट करेगा। जब साइटोक्रोम BC1, ये आपका BC1, हाँ, B से C1 में जाएगा, तब ये 2 शिफ्ट करेगा। तो 2, 4 और 6, और यहाँ पे भी 2 शिफ्टिंग होता है, लेकिन उसको एक्सेप्ट कौन कर लेता है? ऑक्सीजन कर लेता है। ये याद रखना है। तो एक NaDH2 के टाइम पे हमारे पास कितने हाइड्रोजन शिफ्ट हुए? कितने हाइड्रोजन शिफ्ट किए? 6 H पॉजिटिव शिफ्ट हुए। और 6 H पॉजिटिव से कितने ATP बनेंगे? फिर
3 एटीपी ATP. बन गया। 3 ऐसे ही सेम FeDH2 का बना देंगे हम लोग। कैसे बनाएंगे FeDH2 का? FeDH2 में 1 की जगह पे यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सेकंड वाला कॉम्प्लेक्स रख देंगे। सेकंड वाला कॉम्प्लेक्स कोई हाइड्रोजन शिफ्ट नहीं करता, तो वहां पे हमारे पास कितने हो जाएंगे टोटल, 4H पॉजिटिव शिफ्ट हो जाएंगे एक FeDH2 से, और एटीपी कितने बन जाएंगे, 2 एटीपी बन जाएंगे। इज इट क्लियर? ओके मैम। मैम एक बार जो FES से साइटोक्रोम B7 वाला पार्ट है, एक बार वो वाला बता दो प्लीज। कौन से B7 में गए जब? हाँ, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स से थर्ड वाले में। देखो सिंपल है, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है FMN FES। जब FMN से FES में गए तब उसने 2 हाइड्रोजन शिफ्ट किए। जब उसको 1 से 3 में शिफ्ट करना है, बीच में यूबिक्विनोन को यूज कर रहा है, तो यूबिक्विनोन B 2 हाइड्रोजन शिफ्ट करेगा। फिर साइटोक्रोम B से C1 में जब जाएंगे तब 2 हाइड्रोजन शिफ्ट करेगा, B से C1 में जाएगा तब। और जब BC1 से AA3 में जाएगा तो बीच में हम यूज करेंगे एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर विच इज योर साइटोक्रोम C, जो कि आपका इनर मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस की साइड में प्रेजेंट होता है। क्लियर? डोंट वरी, अभी थोड़ा सा लग रहा होगा बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन ये फिनिश करने के बाद ना हम इसका पूरा शॉर्ट समरी बनाएंगे बिल्कुल, तब आप लोगों का बिल्कुल फ्रेशली रिकैप हो जाएगा सारी चीजें। तो ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आप लोग खुद देखो, अब माइंड में आप लोगों की एक पिक्चर बन चुकी है कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा। ग्लाइकोलाइसिस के बाद हम लोगों ने पढ़ा क्या, लिंक रिएक्शन, लिंक रिएक्शन, देन Krebs cycle. साइकिल, क्रैब साइकिल, साइकिल, क्रेब्स साइकिल के बाद ETS. ETS, ETS, अब हमको क्या बनवाना था, एटीपी बनवाना था, और हमारे पास एटीपी बनके 38 एटीपी बनके तैयार हो चुके हैं, हो चुके हैं। अब ये जो है ना ग्लाइकोलाइसिस से जब लिंक रिएक्शन में निकल के जाता है तब हमारे पास ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी चाहिए होती है। लेट सपोज मेरे पास एक ऑर्गेनिज्म है A, एक ऑर्गेनिज्म है B। A जो है वो है एरोबिक और B है एनारोबिक। तो इस एरोबिक की बॉडी में क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस हुआ, पायरुविक एसिड बना, अगर उसको ऑक्सीजन मिल गया प्रॉपर तो वो वहां पे लिंक रिएक्शन में जाके एसिटाइल कोए बना देगा और पूरा साइकिल चलता जाएगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो क्या होगा, Fermentation. हाँ तब एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लग जाएगा। लैक्टिक एसिड, एनारोबिक को भी हम लोग थोड़ा सा साइक्लिक फॉर्म में समझेंगे। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो 2 टाइप से होता है। एक होता है आपका एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एक होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब क्या है, सबसे पहले एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के टाइम पे पहला जो स्टेप होता है आपका वो ग्लाइकोलाइसिस ही होगा। ग्लाइकोलाइसिस से क्या बन गया मेरे पास, 2 molecules of Pyruvic pyruvate. पायूरिक बन एसिड, चुका है 2 मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड के। अब क्या होगा, ये पायरुविक एसिड पे एंजाइम वर्क करेगा which is known as pyruvate decarboxylase। और ये पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज वर्क करता है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन। ये यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन करा देगा CH3 CHO प्लस 2CO2 में, क्योंकि पायरुविक एसिड 3 कार्बन है और ये कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो एक कार्बन तो निकलेगा ही निकलेगा। CH3 CHO क्या बना, Ethanol. एसिटल्डिहाइड। अब एक और क्वेश्चन आता है यहाँ पे, कौन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर के जैसे वर्क कर रहा है और कौन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के जैसे वर्क कर रहा है। तो आपका ये एसिड है, एसिड से एल्डिहाइड बना है, एसिड से एल्डिहाइड, तो यहाँ पे जो पायरुविक एसिड है ये इलेक्ट्रॉन डोनर के जैसे वर्क कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन
एक्सेप्टर के जैसे वर्क कर। तो ये हुआ हमारा पहला स्टेप। एसिड से एल्डिहाइड बनाया, तो क्या करा हमने, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? रिडक्शन। हाँ रिडक्शन हुआ है। एसिड में सी मैम ऑक्सीडेशन होगा ना, डिहाइड्रोजनेज होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा। जो है मैम ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन रिमूव। एसिड से मैम एल्डिहाइड रिडक्शन होगा रिडक्शन ना, हुआ। एसिड से एल्डिहाइड रिडक्शन हम होगा। रिडक्शन ही एल्डिहाइड बना, रिडक्शन। क्योंकि देखो ना, याद रखने का तरीका, 2 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, एक ऑक्सीजन गया है। रिडक्शन। ठीक है, जरूरी नहीं है सारी चीजों के पीछे कॉन्सेप्ट ढूंढो। बन गया। अब ये एसिटाल्डिहाइड आगे फिर कन्वर्ट होगा, किसमें कन्वर्ट होगा, अब ये बनाएगा आगे इथेनॉल, इथेनॉल बनेगा C2H5OH प्लस। अब ये जब इथेनॉल बनता है ना, एल्कोहल बनता है, बहुत मेहनत लगती है, तो भाई मेहनत के लिए एनर्जी तो देनी पड़ेगी, तो ये हमारे 2NADH2 कहा जाता है। और याद करो ग्लाइकोलाइसिस का टोटल गेन क्या था, 2 ATP लेके आ रहा था ये, और 2NADH2 लेके आ रहा था। यहाँ पे हमको कोई एनर्जी नहीं मिली, और उल्टा इसने हमारी जो एनर्जी बनी थी उसी को यूज कर लिया। NADH2 से हमको क्या मिल जाएगा, कोई पॉजिटिव, तो क्या बन गया हमारा, इथेनॉल। और इसको बोलता है अल्कोहल फर्मेंटेशन, जो कि किसके अंदर होता है, ईस्ट के अंदर होता है। इफ समवन आस्क टोटल गेन कितना है, तो क्या बताओगे, 2 2 ATP। ATP। क्योंकि 2 NADH2 बने थे लेकिन उन्होंने यूज कर लिए। अब यहाँ पे क्या बन रहा है, एल्कोहल बन रहा है। एंजाइम का नाम लिखो, एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, जो कि वर्क करता है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक आयन। रिपीट करो, हाँ को बताओ। मैम हम ये क्यों कह रहे हैं कि 2 ATP बन रहा है, बल्कि हमारा तो NADH तो यूटिलाइज ही हो गया। नहीं, मैंने बोला एक टोटल गेन है ना, बिकॉज ग्लाइकोलाइसिस में ये इतना लेके आ रहा था, साथ में लेके चल रहा था ये इतना, और रास्ते में इसने से 2 NADH2 खा लिया, तो बचा क्या एंड तक, 2 ATP तो बचे। अच्छा ओके गॉट इट। ठीक है ना। तो सबसे पहले एनारोबिक के अंदर ग्लाइकोलाइसिस होता है, एज इट इज पायरुविक एसिड बनता है, अगेन 2 ATP 2 NADH वाला पायरुवेट पे वर्क करता है, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज, जिससे एसिटाल्डिहाइड बनता है, एसिटाल्डिहाइड से फिर हमारा अल्कोहल बनता है, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज के प्रेजेंस में वहां पे 2 NADH2 यूज कर लेता है। ये रिएक्शन हमारा ईस्ट के अंदर होता है, व्हिच इज नोन एज फर्मेंटेशन। क्लियर, चलो अब क्लियर है ही, तो लैक्टिक एसिड भी देख लो जल्दी से। लैक्टिक एसिड में भी अगेन सेम चीज, हमारा पायरुविक एसिड बन रहा, पायरुविक एसिड तो बनेगा ही बनेगा भाई, उसको तो कोई नहीं रोक सकता। अब ये पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, डायरेक्ट लैक्टिक एसिड के अंदर, डायरेक्ट लैक्टिक एसिड बनाएगा ये। ठीक है, और ये कहाँ पे होगा, मसल्स के अंदर होगा। एंजाइम कौन सा यूज करेंगे, लैक्टेड डिहाइड्रोजनेज। अब एक चीज नोटिस कर रहे हो, यहाँ पे जब हम फर्मेंटेशन कर रहे हैं एक स्टेप ऐड हो रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन एक्स्ट्रा। यहाँ पे कोई डीकार्बोक्सिलेशन नहीं है ना। अगर आपसे कोई पूछे कोई एक ऐसा स्टेप जिसमें डीकार्बोक्सिलेशन है ही नहीं, वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है। देयर इज नो डीकार्बोक्सिलेशन, एंड प्रोडक्ट इज 3 कार्बन कंपाउंड। नहीं तो यहाँ पे तो भाई एंड प्रोडक्ट 2 कार्बन कंपाउंड है। और एरोबिक में भी क्रेब्स साइकिल में जाने से पहले एसिटाइल को 2 कार्बन था, नहीं था, है ना, वहां पे भी 2 कार्बन, इथेनॉल भी 2 कार्बन है, बट लैक्टिक एसिड 3 कार्बन है। और ये भी हमारा 2 NADH2 यूज कर लेता है, 2 NADH2 यूज करेगा ये भी, तो यहाँ पे भी जो नेट गेन बचेगा, क्या बचेगा, 2 ATP। डन, क्लियर क्लियर क्लियर।
अब आ जाते हैं हमारा द लास्ट वन टॉपिक विच इज योर आरक्यू, है ना। आईक्यू चेक करते हैं चलो आप लोगों का, तो ऐसे जो हमने पढ़ा इसका आरक्यू चेक कर लेते हैं। आरक्यू इज व्हाट, CO2 बाय ऑक्सीजन। O2 O2, ठीक है। याद रखना है, याद रह जाती है आप लोगों को किसका कितना है कितना नहीं है। चलो कर लेते हैं याद। कार्बोहाइड्रेट का कितना है 1 है, क्योंकि 6 ही CO2 निकलता है, 6 CO2 डिवाइड करके 1 बच गया, ठीक है। और सबसे पहला जो ब्रेक डाउन होने वाला रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है वो भी कार्बोहाइड्रेट ही है ना। कार्ब सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होता है, सेकंड नंबर पे कौन सा ब्रेक होता है, फैट। फैट फैट है कितना, फैट का आरक्यू है फैट 0.7। फैट के बाद कौन ब्रेक होता है, प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन। प्रोटीन का कितना है 0.8, प्रोटीन 1.7, 0.9 ऐसे याद रखना 1.1.8 याद रहे, 0.08 होगा ना। नहीं 0.8 या 0.8, तो 0.08 फिर 0.8 होगा, प्रोटीन का तो फिर फैट से मैम प्रोटीन का प्रोटीन का फैट से ज्यादा 0.9 होता दे रखा है एनसीईआरटी में। कितना दिया मैम हुआ है, प्रोटीन का 0.9 है ना, 0.9 एनसीईआरटी ने 0.9 दिया हुआ है, बट आई थिंक मेरे पास जो था उसमें 8 था। देख लेना आप, अगर 0.8 आए ऑप्शन में 9 आए, क्योंकि 8 या 9 मैंने दोनों देखे हैं। अगर 7 आता है तो वो फैट है, इसके अलावा 8 या 9 आता है तो प्रोटीन मार्क करके आता है। बहुत क्वेश्चंस में मैंने 8 भी देखा है, ठीक है। अब ये तीनों तो हो जाता है, लेकिन इन तीनों के अलावा भी क्वेश्चन आता है सीड्स पे। सीड 2 टाइप के होता है, एक वो सीड जो जर्मिनेट कर रहे होंगे और एक वो सीड जो मैच्योर हो चुके हैं। इन दोनों का आरक्यू भी पूछा जाता है। तो जर्मिनेटिंग वालों को कितना होता है, लेस देन 1। मैच्योरिंग का कितना होता है, मोर देन 1। जर्मिनेट कर रहे हैं अभी हम, तो इसलिए अभी हम छोटे हैं, 1 से छोटे हैं। हम मेच्योर हो चुके हैं, तो इसलिए हमारा 1 से ज्यादा हो चुका है। हम जर्मिनेट कर रहे हैं इसलिए हमारा 1 से कम है, हम मेच्योर हो चुके हैं इसलिए हमारा आरक्यू 1 से ज्यादा हो चुका है। याद रहेगा, यस मैम। चलो। फिर इसके बाद आता है हमारे पास कैम प्लांट। मैम कैम, इसको ऐसे याद कर सकते हैं ना कि वो अभी सीडलिंग उनका नहीं बना तो इसलिए वो O2 को ज्यादा कंज्यूम करते हैं। हाँ कैसे भी याद कर सकते हो। ये आपको पता होना चाहिए, लेस देन 1 मोर देन 1 कब आएगा, डिनोमिनेटर नोमिनेटर वाला कॉन्सेप्ट लगा के। कैम प्लांट में 2 चीजें आती है, रात के समय में क्या होता है और दिन के टाइम। नाइट के टाइम में आरक्यू जो होता है वो 0 होता है और डे के टाइम में आरक्यू मोर देन 1 होता है। रात के टाइम में स्टोमेटा बंद होते हैं या खुले रहते हैं, ओपन ओपन रहते हैं स्टोमेटा। और डे टाइम में स्टोमेटा बंद हो जाता है। क्लोज रहता है। क्लियर। एनारोबिक के लिए अगर आपसे कोई पूछे, एनारोबिक है भाई, ऑक्सीजन तो यूज कर ही नहीं रहे ना हम लोग, सिर्फ CO2 कर रहे हैं। ऑक्सीजन क्या है 0, तो किसी का डिनोमिनेटर 0 हुआ तो आंसर इन्फिनिटी हुआ। डन यहाँ तक। सीड्स आ गया जर्मिनेटिंग, हम जर्मिनेट कर रहे हैं इसलिए हम अभी छोटे हैं, 1 से कम है, मैच्योर हो चुके हैं, हम ज्यादा हो चुके हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स आपको मैं कॉम्प्लेक्सेस से बताती हूँ। आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर 2, 3, अगर इनके अंदर कुछ इनहिबिटर्स आ जाए तो वो इस रिएक्शन को रोक सकता है। कॉम्प्लेक्स नंबर 4 जो है हमारा, इसको इनहिबिट कर सकते हैं साइनाइड आयन। Cn नेगेटिव लिखता है ना साइनाइड को। एजाइड, सोडियम एजाइड, सोडियम एजाइड को कैसे लिखेंगे, Na। एजाइड को कैसे लिखेंगे, चलो कैसे लिखे ना, सोडियम मैम N3- होता है ना। एजाइड, ये हो गया। या फिर CO या फिर H2S,
अगर इस टाइप के कंपाउंड आपके प्लांट के अंदर या कहीं पे भी एंटर हो गए तो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर 4 को इनहिबिट कर सकते हैं, साइनाइड, सोडियम एजाइड, कार्बोनिल या फिर H2S। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 को इनहिबिट कर सकता है कौन? मेलोनिक एसिड। अगर रिएक्शन में हमारा मेलोनिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ चुकी है तो वो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज की एक्टिविटी को रोक देगा। मेलोन एटीपी सिंथेसिस क्या कोई रोक सकता है? रोक सकता है। एटीपी सिंथेसिस को रोक सकता है 2,4-DNP। फुल फॉर्म क्या है 2,4-DNP की? डाइनाइट्रोफिनॉल। 2,4-डाइनाइट्रो। 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल। तो ऐसे हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। मैम एक बार F0 और F1 बता दो। बताती हूँ। यहाँ तक मेरे को एक बार ये बताओ कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इन चीजों में? ये सबको मैम मेलोनिक एसिड तो हमारा कहीं पे भी रिएक्शन में बना ही नहीं, तो मेलोनिक फिर वो ना मेलोनेट भूल गए? मिलिट्री, हाँ हाँ हाँ, अगर उसकी तो फिर वो कॉन्सेंट्रेशन मेलोनिक। ज्यादा बढ़ गई। ओके ओके। और बताओ। चलो अभी किसने पूछा था? गुंजन ने पूछा था F0 और F1 वाला। अच्छा, एक प्रोसेस का नाम आप बहुत लेते हो, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। ये समझ आया आपको क्या होता है? मैम इसमें ATP का फॉर्मेशन होता है ना? केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, ठीक है। इसके अलावा एक और होता है प्रोसेस, उसमें नेक्स्ट चैप्टर में फोटोसिंथेसिस में उसका भी नाम कुछ कुछ रिलेटेड होता है। उसको हाँ, दोनों को रिलेट करके बताती हूँ। उसको हम ओपी बोलते हैं, विच इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। फोस्फोराइलेशन। फोस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है? एटीपी का बनवाना। जैसे हम आपने पढ़ा ना नॉन साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन, या फिर हम पढ़ते हैं साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन, साइक्लिक नॉन साइक्लिक। तो फोस्फोराइलेशन एटीपी तो बनवा रहे होते हैं ना वहां पे। तो यहाँ पे केमी का मतलब है हम यहाँ पे केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस कि हम यहाँ पे जो प्रोसेस किया है ना हमने, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इन सब का यूज कर करके हम एटीपी बनवाएंगे। तो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के अंदर आपका ऐसे होता है। ये तो मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड है ये वाला पार्ट। ये है आपका F0 एंड दिस इज योर F1। तो यहां से इधर क्या है? इधर आपका मैट्रिक्स है और यहाँ इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस, इनर मेम्ब्रेन स्पेस है। तो मैट्रिक्स से हमने क्या शिफ्ट किए? 2H पॉजिटिव। तो जैसे हमने 2H पॉजिटिव शिफ्ट किए ना, तो यहाँ पे हमारे पास ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलके क्या बना देता है? ATP बनवा देता है। AT। इनको बोलते हैं F0 F1 पार्टिकल्स। मैम वो ATP को इनर मेम्ब्रेन स्पेस में रिलीज कर रहे हैं या फिर साइटोप्लाज्म में? आप ये हमारा नहीं, हमने उल्टा कर लिया। देखो इधर मैट्रिक्स उड़े ना, मैट्रिक्स के अंदर डालेगा, इनर मेम्ब्रेन स्पेस में नहीं डालेगा। तो हमारा जो इसका फेस है ना, ये इसका फेस मैट्रिक्स की साइड होता है। मैम यहाँ पे मैट्रिक्स माइटोकॉन्ड्रिया की बात हो रही है या फिर साइटोप्लाज्म की? मैट्रिक्स मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स। देखो इसमें यहाँ पे देखो, ये अभी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। हमने क्या किया? पहले हमने यहां से उठाया, यहाँ पे हाइड्रोजन डाल दिए, बहुत सारे डाले। अब हमें यहां से उठा के अंदर डालना है। जब हमने मैट्रिक्स से इनर स्पेस में डाले तब तो हमने एनर्जी का यूज कर लिया। जो एनर्जी हमको किससे मिली थी? इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के हेल्प से मिली थी ना, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की हेल्प से। उस एनर्जी का यूज करके हमने हाइड्रोजन को यहाँ डाले। अब यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट बढ़ चुका है। अब इनको प्रोटॉन्स को हमको मैट्रिक्स में शिफ्ट करना है। तो मैट्रिक्स में शिफ्ट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, और ये ऐसे होता है, ऐसे। जिसका फेस होता है ना, ये फेस होता है प्रोट्रूड टुवर्ड द मैट्रिक्स।
मैट्रिक्स की साइड में इसका फेस होता है। इसको बोलता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेशन की हेल्प से, क्योंकि हमने ऑक्सीडेशन ही तो किया था ना NaDH2 का, जिससे हमें Na पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स मिले थे, और इससे जो इलेक्ट्रॉन मिले उन्हीं को मूव कराया, और इससे जो हाइड्रोजन मिले उन्हीं की हेल्प से एनर्जी बनवाया। दैट्स व्हाई वी कॉल इट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और फोटोसिंथेसिस के केस में हम इसको बोल देंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो हमारे पास H पॉजिटिव बनेंगे, होता है ना वहां पे वाटर को हम वाटर स्प्लिटिंग कराता है Mn+2 की हेल्प से, तब हमारे पास H पॉजिटिव भर जाता है ल्यूमेन के अंदर। यस मैम। आया समझ में? अब इसके जब आप क्वेश्चंस लगाओगे ना बेटा, तब आपको ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होती चली जाएंगी वन बाय वन करके, जितने भी आपके डाउट्स रह गए हैं इससे। अब मैम बताओ मैम आपने जो ग्लाइकोलाइसिस की नंबरिंग करी थी ना, उसमें भी डाउट था। बताओ उसमें क्या डाउट था? मैम शायद ना नंबरिंग ऊपर नीचे हो रखी है। देखना पड़ेगा हमारा किधर था। मैम अगर काउंट करें ना तो लास्ट वाला स्टेप ना 9th आता है। अगर हम उसको काउंट करें, एनसीईआरटी की इमेज में काउंट करके देखना एक बार, मैम करके देखिए आप। उसमें कितना आता है? 9 आ रहा है। मैं आपको एक फोटो भेजूंगी आपके ग्रुप में, उसको मैच करना, उसमें बताना कितना आना है, ठीक है? ओके एक मैम। फोटो मैं आपको शेयर करूंगी, उसको देखना, उसमें प्रॉपर आपको 10 मिलेगा। चलो एक बार ना हम लोग अपने शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं। अब आपको शॉर्ट नोट समझ में आएगा। देखो आपको शॉर्ट नोट्स, अब शॉर्ट नोट्स आप ही लोग बताओगे मुझे कि कैसे कैसे हमको बनाने हैं। तो शॉर्ट नोट्स में सबसे पहली चीज मैं लिखूंगी यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस को ही हम क्या बोलते हैं? EMP पाथवे। EMP पाथवे। EMP कैसा प्रोसेस है? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल प्रोसेस। ग्लाइकोलाइसिस में हमारा पास कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं? 10 स्टेप इन्वॉल्व होता है। एटीपी यूज हम किस स्टेप में करते हैं? फर्स्ट और थर्ड एंड थर्ड में। थर्ड में। एटीपी फॉर्म हम किस में करते हैं? 6, 7 और 10। 7th और 10th स्टेप में। वाटर हम कौन से स्टेप में बनवाते हैं? स्टेप 9। 9th स्टेप में। 9 में। ये आपको याद रखना है। टोटल गेन कितना है इसका? 2 ATP 2 NADH2 2 NADPH। प्लस 2 NaDH2। फिर आती है हमारी लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन के अंदर हम लोग कौन सा एंजाइम यूज करते हैं? पाइरुवेट एसिड कार्बोक्सिलेज डिहाइड्रोजनेज डिकार्बोक्सिलेज और डी कार्बोक्सिलेज, जिसमें हमारे पास क्या बन के आता है? एसिटाइल एसिटाइल कोए। और यही एसिटाइल को एंटर करता है किसमें? साइकिल। साइकिल। हेंस क्रेब्स क्रैब साइकिल। साइंटिस्ट थे जिन्होंने दिया था। इसी को ही हम TCA साइकिल भी बोल देते हैं। TCA साइकिल की ट्रिक हमको पता ही है। इसके अंदर आपका क्या होता है? क्रेब साइकिल के अंदर हमारे पास कितना बन के आता है? 3 NaDH2 बन के आते हैं प्लस 1 FADH2 प्लस 1 GTP। एक साइकिल के अंदर की बात, GTP। ठीक है? तो यहाँ पे 2 NaDH2 तो बनते हैं कब? अल्फा कीटो वाले स्टेप पे, ठीक है? एक NaDH2 कब बनता है? ऑपरेशन वाले स्टेप पे। मैं ऑपरेशन ही लिख रही हूँ यहाँ पे, या फिर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड वाले स्टेप पे। FADH2 कब बनता है? जब हम फ्यूमारेट बनवाते हैं। 1 GTP कब बनता है? जब हम सक्सिनाइल सक्सीनेट बनवाते हैं।
उस स्टेप में मैंने सक्सीनेट बनाता है। सक्सीनाइट से सक्सीनेट बनवाता है, तभी तो बनता है ना एचटीपी। यस बताओ, ठीक है। फिर इसके बाद आपका ईटीएस आ गया। ईटीएस में सबसे पहले होता है मेरे पास एफएमएन, एफईएस, फिर एफएमएन, एफएमएन, एफएडी, देन A3 ए, ए3, और देन पहले एफ नॉट और फिर F1, ठीक है। इसमें से हम लोग जब हम NaDH2 के लिए यूज करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा यूज करेंगे? 1 3 1 5 वन 4 थ्री 5 135 3 में इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करने के लिए 5 यूबीक्विनोन यूज करेंगे, 135 3 से 4 को शिफ्ट करने के लिए साइटोक्रोम C यूज करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे, साइट है ना? ये होगा हमारा। और FADH2 के लिए 1 2 3 4 5 2 3 4 5 हम यूज करेंगे, ये हो जाएगा हमारा। और जब हम कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे उसका RQ1, फैट का 0.7 0.7, प्रोटीन का 0.9 0.9 या फिर 0.8, और जर्मिनेटिंग 0.8 या 0.9 जर्मिनेटिंग सीड का लेस देन 1, मेच्योरिंग का more than more 1 than 1 उल्टा कर दिया। more than 1 हमारे पास जो जर्मिनेटिंग है उसका होगा लेस देन 1, इसका होगा मोर देन 1। नाइट में होगा 0 और डे में 0 more less than 1 more या than बताओ, है कुछ डिफिकल्ट इस चैप्टर में? है कुछ डिफिकल्ट? मैम आपने डे पे 1 लिखवाया था मैंने क्या कितना लिखा था? मोर देन 1 या लेस देन 1? इसमें मैम हम इक्वल नहीं 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 नहीं, मोर देन 1, मैम मोर देन आज ज्यादा लिखवाया था 1 से। मोर देन 1 है। यस, एनारोबिक का इनफाइनाइट। और एनारोबिक की बात करेंगे, एनारोबिक में पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज और फिर अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। लैक्टिक एसिड की बात करेंगे, लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज। फाइनल एक्सेप्टर कौन है इलेक्ट्रॉन का? A3 साइटोक्रोम A3 साइटोक्रोम A3। फाइनल एक्सेप्टर मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो ऑक्सीजन कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो सबसे पहले वाला साइटोक्रोम A3, ऑक्सीजन A3 ये करें, ठीक है। कितने रिडॉक्स इक्विवेलेंट चाहिए होता है एक पीजीएल के लिए? 2 रिडॉक्स इक्विवेलेंट चाहिए होता है 1 पीजीएल के लिए। और रिडॉक्स इक्विवेलेंट किस फॉर्म में रिलीज होते हैं? हाइड्रोजन आयंस की फॉर्म में रिलीज होते हैं। क्लियर? आपको बताओ बेटा। मैम आपने कहा था कि कैंप पाथवे में हमारा स्टोमेटा रात में ओपन हो रहा है, यानी अगर CO2 इवॉल्व होगा तो रात में होगा। कैंप प्लांट्स के अंदर होता है, रात में ओपन होता है तो, और दिन में बंद रहता है। अच्छा, RQ आपको देखो, नाइट के टाइम RQ 0 आ रहा है, तो 0 आने का मतलब क्या है? वो O2 Zero? कंज्यूम कर रहा है, CO2 नहीं दे रहा। कोई CO2 नहीं है ना, सिर्फ ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इसलिए आपका RQ 0। हम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। जब डेनोमिनेटर छोटा होगा तभी तो वैल्यू मोर देन 1 आएगी ना, तो ऑक्सीजन कंज्यूम कम हो रहा है। गॉट इट मैम। देखो सिंपल याद रखना है, जो हमारे नॉर्मल प्लांट और कैंप प्लांट में डिफरेंस क्या होता है? हमारे नॉर्मल प्लांट दिन में ऑक्सीजन रिलीज करता है, नहीं करता दिन में ऑक्सीजन रिलीज? यस मैम। लेकिन हमारे रात में ऑक्सीजन रिलीज करता है, ऐसे याद रखना है आपको इसको। ओके मैम।
कैंप प्लान पे पता है ना कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, और ये कभी कभी भी पता है क्यों आ गया है, क्योंकि पहले जब आपका नीट का सिलेबस था ना उसमें कैंप की पूरी साइकिल पढ़ाई जाती थी। जैसे हम C3 साइकिल C4 साइकिल पढ़ते थे ना, ऐसे ही हम पूरी कैंप की साइकिल पढ़ते थे। वहां से कुछ कुछ गिने चुने क्वेश्चंस रह गए हैं RQ तक, एंड आई थिंक इस बार तो ये भी निकल जाएंगे। अब आप लोगों का होमवर्क क्या रहेगा, ध्यान से समझना। इस चैप्टर का पूरा इंचार्ट रीड करना है, एक एक वर्ड अच्छे से रीड करना है। ये नहीं सोचना है कि मैम आज तो 2 घंटे में एक ही चैप्टर हुआ है। अगर एक ही चैप्टर कर रहे हो ना तो इसी को अच्छे से करो, कि इसके अंदर से 2 क्वेश्चन तो आने के चांसेस है, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन इससे आएंगे, बहुत है ना, बहुत अच्छे से। तो इस चैप्टर को इतना स्ट्रॉन्ग बना लो कि वो 2-3 क्वेश्चन आपके गलत कभी नहीं होने चाहिए इन फ्यूचर। शॉर्ट नोट बनाना है, NCERT पढ़ना है, जो करना है करो, PYQ सोल्व करो उसको। एंड कोई भी डाउट आता है, सबके ग्रुप्स अलग अलग बने हुए हैं, ग्रुप में डालोगे। और जो मैंने आप लोगों को आपका टाइम टेबल और जो आपका प्लानर बताया है कि आपको कल क्या पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायो पढ़ना है, जो भी पढ़ना है वो पढ़ोगे। कर लोगे इतना काम सब? मैम एक बार ही ग्रुप में भी शेयर कर देना वो प्लान। ये मैं आप लोग, प्लानर आपने बनाया है? हाँ ये प्लानर मैंने बनाया, देखा आई थिंक कुछ बच्चे लेट आए थे ना, मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ। मैम नहीं, मैंने देखा नहीं। एंड कल से, अच्छा कल ना आप लोगों की बायो क्लास नहीं होगी, कल मैं लीव पे हूँ, लेकिन कल खुशबू मैम आपकी क्लास लेंगे। मैंने खुशबू मैम को बोला था, वो आप जैसे आप लोगों का डिमांड था ना कि आपको सारे केमिकल रिएक्शंस वगैरह पढ़ना है, तो आपको सारी केमिकल रिएक्शंस मैम 1 शॉट में रिवाइज कराएंगे, तो कोई भी मिस नहीं करेगा। एक जितने बच्चे आज की क्लास में है ना सारे आएंगे। रमीश सर आपको कुछ बात करना है बच्चों से? क्या? हेलो, कैसे हो बच्चों आप लोग सभी लोग? अच्छा, ये कल ना आप लोग ने जो सर अच्छे हैं। पेपर दिए थे, कुछ टेस्ट दिए थे, उसमें ना बेसिक देखा जाए तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत ही लो मार्क्स हैं। फॉर एग्जांपल मुस्कान हो गए, तनीषा आप हो गए, गुंजन हो गए, आरिफ आपका नंबर बहुत ही मतलब अनएक्सपेक्टेड था जो आया है मार्क्स। तो इस तरीके से ना आप लोगों को फोकस करना, ये जो क्रैश कोर्स हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें कोशिश करो फिजिक्स और केमिस्ट्री की तो जरूर आप क्लास लेना। और जो हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया ना, उसमें आप मॉर्निंग में अपना डेली का प्लान अपना शेयर करो। मैंने देखा था स्टार्टिंग में तो कुछ बच्चों ने स्टार्ट बताया कि हम आज ये चैप्टर्स कवर करेंगे, बट उसके बाद ना वो सभी वो चला गया है। अभी तो आप क्वेश्चन, कुछ बच्चे हैं जो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बट वो अपना प्लान नहीं बताते कि दिन भर का मेरा क्या प्लान है। तो वो ना प्लान शेयर करो, अगर टीचर्स को कुछ अपनी तरफ से लगेगा ऐड ऑन करना होगा तो वो उस प्लान में आपको ऐड ऑन कर देंगी कि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, इसको टच कर लेना। ठीक है? रमीत सर मैंने ना बच्चों के लिए ये वाला प्लानर बनाया है, तो अब से ना इन लोगों के पास क्लैरिटी रहे। तो मैंने कल की डेट से ये बना दिया है कि 8 मार्च में इनको बायो में क्या करना है, क्वेश्चंस यहाँ पे मेंशन कर दिया है। और ये प्लान मैंने इनको सिर्फ और सिर्फ 21 मार्च तक बना के दिया है कि 20, बिकॉज इन सबका कंसर्न ये था कि हमारा रिवीजन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से इनका स्कोर डाउन हुआ है। तो इनको इतना प्लानर मैंने बना के दिया, एटलीस्ट ये सब बच्चे 550 तक स्कोर करें। सिर्फ 550 मार्क्स का मैंने इनको बोला आप रिवाइज करो, एंड 550 ही स्कोर करके आओ। फिर बाकी बचा हुआ सिलेबस हम उसके बाद नेक्स्ट वाले टेस्ट में कवर अप करेंगे। तो अब से ही सब लोग ना अपना वही बताएंगे कि फिजिक्स में इन लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कल पढ़ा नहीं पढ़ा। कल इवनिंग में रमीत सर भी चेक करेंगे, इवन हम लोग भी सब चेक करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक आपने कवर किया नहीं किया। केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बायो में प्लांट फिजियोलॉजी रिवीजन, बायो में एक चैप्टर मैंने आपको करा दिया है, इसी चैप्टर का आज एनसीईआरटी रीडिंग सबका सब आप कर लोगे। कल आप चाहे तो आप बायो स्किप कर सकते हैं, कल बायो की मैं क्लास नहीं लूंगी, परसों में क्लास लूंगी, तो मैं आप लोगों को खुद से करा दूंगी ये, ठीक है? देखो, और इसके अलावा ना आप जो यूट्यूब चैनल देखते हो अनअकैडमी फिजिक्स वाला, अभी के लिए कुछ 1 महीने के लिए एटलीस्ट कुछ छोड़ दो। हम लोग आपके साथ डायरेक्ट कनेक्टेड हैं, आपके टीचर्स डायरेक्ट कनेक्टेड हैं। कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है, वो यूट्यूब पे सर्च करने से अच्छा है कि टीचर से बात करके उसको क्लियर कट अपनी तरफ से क्लियर कर लो उस टॉपिक को। ठीक है? ठीक है बच्चों, एटलीस्ट यस तो बोल दो सबके सब। अब आप ही लोगों के साथ क्लास होगा तो आप ही लोगों को क्लास यस। इंटरेस्टिंग बना के रखना है, ऐसे नहीं कि शांत रहना। और अपने ग्रुप्स का ना अच्छे अच्छे से फायदा उठाओ सबके सब। यही टाइम है बेटा, 1-1.5 महीना है, अच्छे से पढ़ लो, सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं तो फिर 1 साल फिर मेहनत करते रहोगे। इससे बेटर है इसी 1-1.5 महीने में मेहनत कर लो अच्छे से। और अक्कू अक्कू आपको खासकर अक्कू हो गए, मुझ हो गए, ठीक है, अगर कुसुम ऐड है तो कुसुम, ये ना आप लोगों को थोड़ा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा।
क्योंकि स्कोर्स आपके बहुत ही मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो बहुत ही लो हैं। तो जहाँ पे भी डाउट्स आ रहे हैं उसको जरूर उसको कवर अप करो, ठीक है। उसको उसको पूछो, विदाउट हेरिटेशन पूछो, ठीक है। हम लोग 24 आवर आपके साथ यहाँ पे लगे हुए हैं। जो भी आप प्रॉब्लम पुट अप करोगे हम उसको सॉल्व करेंगे, वो चाहे आपका एकेडमिक से रिलेटेड हो चाहे वो